दाई माँ ने जल्दी से कुछ जरूरी सामान लिया और आराध्या को लेकर उस विला से बाहर निकल आई। फ्लैशबैक इन आराध्या अब आगे अपना पास्ट बताते हुए बोली, वहां से निकलने के बाद दाई माँ और हम यहाँ वहाँ भटक रहे थे, लेकिन हमें वहाँ किन्नर मिले। उन्होंने हमारी बहुत मदद करी, हमारे ठीक होने तक हमें अपने घर में रखा, हमारा इलाज करवाया। लेकिन पता नहीं कैसे हमारा वहाँ होने का पता उन लोगों को चल गया। वो हमें ढूंढ रहे थे, इसलिए दाई माँ हमें वहाँ से लेकर आ गई और फिर हम डेविल से मिले। आयुधिक की तरफ देखकर बोली, बहुत कोशिश की थी कि सब आपको बता दे, लेकिन नहीं बता पाए। आई एम सॉरी। ये बोलकर वो बेहताशा रोने लगी। आयुधिक ने उसे खींचकर खुद के सीने से लगा लिया। उसे उन लोगों को पर गुस्सा भी आ रहा था कि उन सब कमीनों की वजह से उसकी डॉल ने इतना दर्द सहा, वही बाकी सबकी आंखों में नमी के साथ गुस्सा भी था। आराध्या रोते रोते फिर से बेहोश हो गई, जिसे देखकर सब परेशान हो गए। कीर्ति उसे चेक करने आगे आई और फिर बोली, एंज ठीक है, बस ज्यादा रोने की वजह से बेहोश हो गई है। अभी मैंने इंजेक्शन दे दिया है जिससे थोड़ी देर में होश आ जाएगा। आयुधिक ये सुनकर आराध्या को देखा और उसका सर से हिला दिया और खड़ा होकर रूम से बाहर आ गया। उसके पीछे पीछे बाकी सब भी आ गए। आयुधिक ने बाहर आते ही गुस्से से दीवार पर मुक्का मार दिया, टेबल का सारा सामान गिरा दिया। पीछे आ रहे सब ने ये सब आवाज सुनी तो आयुधिक को देखकर एक बारी सब डर गए थे। सूर्यमन और रणविजय दोनों ने आयुधिक को रोकने लगे। सूर्यमन उसे रोकते हुए बोला, आयु शांत हो जा। आयुधिक गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, कैसे शांत हो जाओ, सुना नहीं तूने क्या कहा? उन कमीनों मेरी डॉल को कितना दर्द दिया, मैं शांत कैसे हो जाओ? रणविजय उससे बोला, आयु शांत दिमाग से सोच, जितना दर्द उन्होंने एंज को दिया है उसका सूद समेत वापस उन्हें देना है। ऐसे गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा। उन सबके समझाने से वो थोड़ा शांत हुआ और बोला, बर्बादी की तैयारी करो। सूर्यमन बोला, ये हुई ना एंज के डेविल वाली बात। अभिमन्यु आयुधिक के गले लग गया और इमोशनल होते हुए बोला, उन लोगों को मत छोड़ना, उन लोगों को बहुत बुरी सजा देना। शौर्य बोला, ऐसे करना जिससे वो खुद मौत की भीख मांगे। ध्रुवा बोला, लेकिन उन्हें बहुत बुरी मौत नसीब हो। इन तीनों को आराध्या के साथ एक अलग ही बॉन्ड था, जिसे हम दोस्ती, बहन, भाभी कुछ भी कह सकते हैं। उन्हें कोई तकलीफ हो इन तीनों को भी बर्दाश्त नहीं होता था। आयुधिक गुस्से वाली सर्द आवाज में बोला, उन सबको इतनी बुरी मौत दूंगा उनकी रूह कांप जाएगी। उन्हें अब पता चलेगा कि माफिया की मोहब्बत को दर्द देने का क्या अंजाम होता है। ये बोलकर वो आराध्या के रूम की तरफ चला गया। वही माफिया शब्द सुनकर बाकी सब लड़कियां और मानव सुन से हो गए थे कि ये क्या कहकर गया। उन सब की बात शायद शौर्य समझ गया और बोला, आप सब लोग भाई को गलत मत समझो। मानवी बोली, लेकिन ये सब? सूर्यमन बोला, हम सब लोगों की भलाई के लिए ही सही काम गलत तरीके से करते हैं, क्योंकि आज के जमाने में ईमानदारी, सच्चाई से ज्यादा पैसा और पावर बोलता है। ये बात तो सही थी। सब ने हाँ में सर हिला दिया, क्योंकि उन्हें इन सब चीज़ों में कुछ गलत नहीं लगा था और इन्होंने बहुत से लोगों से इनकी अच्छाई और भलाई के काम के बारे में बहुत सुना था और इन सबको करीब से जाना भी था, तो इन्होंने गलत कहने का सवाल ही नहीं उठता था। रूम में आयुधिक अंदर आया, जहां उसकी डॉल बेड पर लेटी हुई थी। आयुधिक चलकर आराध्या के पास आया और बेड पर बैठ गया और उसे देखने लगा, जिसका चेहरा रोने से मुरझा गया था। आंसू के निशान गालों पर छापे हुए थे। आयुधिक उसके गाल को सहलाने लगा। उसे सुकून नहीं मिल रहा था अपनी डॉल को ऐसे देखकर। उसे तो अपनी डॉल शैतानी करते हुए, जिद करते हुए, परेशान करते हुए, बोलते हुए, हंसते हुए अच्छी लगती थी, ना कि ऐसे बेजान सी लेटी हुई। आयुधिक उसे देख रहा था, तभी उसने देखा कि उसकी डॉल की पलकें फड़फड़ा रही है, मतलब उसे होश आ रहा था। आराध्या ने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें खुलते ही उसकी नज़र आयुधिक की नज़र से मिली, जिसे देखकर उसकी आंखों से आंसू से बहने लगे, जिसे देखकर आयुधिक ने नामे गर्दन हिला दी। आराध्या रोते हुए बोली, आई एम रियली सॉरी, प्लीज हमें खुद से दूर मत करना। उसे लग रहा था आयुधिक उसे झूठ बोलने के लिए खुद से दूर कर देगा, उससे बात नहीं करेगा। आयुधिक ने यह सुनकर उसे बेड पर बिठा दिया और उसे खुद के कशकर गले लगाते हुए बोला, मेरी जान ने इतना दर्द कैसे सह लिया? ये सुनने की देर थी। आराध्या उसके सीने से लगी एक छोटे बच्चे की तरह रोने लगी। आयुधिक उसका सर सहलाने लगा। वो उसे चुप नहीं करा रहा था। वो चाहता था कि वो सारी बुरी यादें, आराध्या ने दिल में जो दर्द दबा रखा था, आंसुओं के जरिए सारा बाहर आ जाए। आराध्या उसके सीने से लगी एक छोटे बच्चे की तरह रोने लगी। आयुधिक उसका सर सहलाने लगा। वो उसे चुप नहीं करा रहा था। वो चाहता था कि वो सारी बुरी यादें, आराध्या ने दिल में जो दर्द दबा रखा था, आंसुओं के जरिए सारा बाहर आ जाए। आराध्या को ज्यादा वक्त तक रोते देखकर आयुधिक उसका चेहरा आपने हाथों में भरकर बोलता है, डॉल अब रोना बंद करो बच्चा, वरना तबीयत खराब हो जाएगी। ये बोलकर वो उसे अपनी गोद में सही से बिठा लेता है और साइड टेबल पर रखा पानी का ग्लास उठाकर उसे पानी पिलाने लगता है। पानी पिलाने के बाद वो उसके ग्लास को साइड में रख देता है और अपनी डॉल को देखता है, जो टुकुर टुकुर उसे ही देख रही थी। आयुधिक उसे देखने लगता है, जिसका चेहरा रोने से लाल हो गया था। वो बहुत प्यारी लग रही थी। आयुधिक उसकी नोच पर हल्की सी किस करता है और बोलता है, क्या हुआ? आराध्या उसके गले लगते हुए मासूम सी आवाज में बोलती है, आई एम सो लकी जिसे आप मिले। आयुधिक के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो उसका सर सहलाने लगा। योजक चिन्ह। सूर्यमन का रूम। सूर्यमन
हॉल से उठकर अपने रूम में आ गया था। वो बालकनी में सिगरेट पी रहा था, लेकिन उसके दिमाग में भी आराध्या की बुरी यादें ही चल रही थी। उसे भी उन लोगों पर गुस्सा आ रहा था। उसने आराध्या को अपनी बहन माना था, उसके भाई जैसे दोस्त की जान थी वो। उस मासूम ने कितना दर्द चाहा था। तभी उसे खुद के पास किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। उसने साइड में देखा तो कीर्ति खड़ी थी। सूर्यमन उसे देखते हुए सख्त आवाज में बोला, यहाँ क्या कर रही हो? वो सिगरेट को पीने के लिए मुंह से लगाता उससे पहले ही कीर्ति उसके हाथ से सिगरेट छीनकर नीचे फेंक देती है और बोलती है, हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती। सूर्यमन ने उसे घूर कर देखा और रेलिंग पर हाथ टिकाकर वापस सामने देखने लगा, जिसे देखकर कीर्ति उसके हाथों के बीच से होते हुए उसकी बाहों में खड़ी हो गई और बोली, क्या हुआ? सूर्यमन बोला, जाओ यहाँ से। कीर्ति उसकी कॉलर पकड़कर बोली, ये क्या बात हुई मिस्टर? जब खुद की मर्जी होती है तब पास आ जाते हो और जब हम पास आते हैं तो दूर जा रहे हो। सूर्यमन बोला, हम इस बारे में बाद में बात करते हैं। वो जाने लगे। कीर्ति उसका हाथ पकड़कर बोलती है, देखिए जो भी एंज के साथ हुआ उससे हमको तकलीफ हुई है। जितनी आपकी लाइफ में वो इम्पोर्टेंट रखती है उतनी ही हम सब की भी रखती है, लेकिन इस तरह रिएक्ट करना गलत नहीं होगा। सूर्यमन गुस्से से बोला, तो क्या करूं? उन लोगों ने मेरी बहन के साथ इतना गलत किया। और कीर्ति उसकी बात बीच में काट कर बोली, तो उन्हें सजा दीजिए, ऐसी कि उनकी रूह कांप जाए। एंज को फिर से पहले वाली एंज बनाइए, ना कि यहाँ खड़े होकर सिगरेट पिए। सूर्यमन ये सुनकर आंखें बंद करता है और उसे काश कर खुद के गले लगा लेता है। कीर्ति भी उसे समझ रही थी तो वो भी वापस उसे गले लगा लेती है। रणविजय के रूम में। रणविजय आपने रूम में अवनी को गले लगाकर बैठा था। इफेक्ट तो वो भी हुआ था ये सुनकर। हॉल में ध्रुव सोफे पर लेटा हुआ था, उसका सर किंजल की गोद में था और किंजल उसका सर सहला रही थी। अभिमन्यु के रूम में अभिमन्यु जमीन पर बैठा हुआ था, उसका सर अनाया के कंधे पर था और दोनों चुपचाप बैठे एक दूसरे की करीबी को महसूस कर रहे थे। जिम रूम में शौर्य लगातार पंचिंग बैग पर मुंह के बरसाए जा रहा था, उसे हद से ज्यादा गुस्सा आ रहा था। तभी सनाया जो बाकी गर्ल्स को ढूंढने आई थी उसकी आवाज सुनकर जिम के अंदर आ गई और शौर्य को देखने लगी। तभी उसकी नजर उसके हाथ से बहते खून पर गई, जिसे देखकर वो भागकर उसके पास आई और उसके हाथ पकड़ते हुए बोली, पागल हो गए हो क्या? ये क्या कर रहे हो? देखो कितना खून निकल रहा है। शौर्य ऐसे करने से एक बार तो हैरान हो गया, क्योंकि उसे यकीन नहीं था कि जो लड़की उससे इतना झगड़ा करती है वो उसे चोट पहुंचने से रोकेगी। शौर्य उसे ही देख रहा था। तभी सनाया बोली, फर्स्ट एड बॉक्स कहाँ है? शौर्य अपना हाथ छुड़ाते हुए बोला, ठीक हूं मैं, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। सनाया उसे घूरते हुए बोली, जो पूछा उसका जवाब दो। शौर्य उसे साइड ड्रार में इशारा करता है तो सनाया वहां से बॉक्स निकालकर उसके हाथ पर पट्टी करने लगती है। गेस्ट रूम में मानव को भी गुस्सा आ रहा था। ये देख मानवी उसे अपने साथ गेस्ट रूम में लेकिन आई। मानवी उसके गालों पर हाथ रखते हुए बोली, मानव बोला, मैं इतना बुरा भाई हूं, अपनी बहन की भी हिफाजत नहीं कर पाया। मानवी बोली, नहीं मान, आप बुरे भाई नहीं है, बस हालत गलत थे। जो अब सही है, आपकी प्रिंसेस अब ठीक है। मानव बोला, हाँ ठीक है, लेकिन बुरी याद जो उसके जेहन में बस गई है उसे तो नहीं मिटा सकते ना। मानवी बोली, नहीं मिटा सकते, लेकिन अच्छी यादें बनाकर बुरी यादों को धुंधली जरूर कर सकते हैं। मानव ने हाँ में गर्दन हिला दी। मानवी ने उसे गले लगा लिया। मानव ने भी उसे होल्ड कर लिया। दवे विला एक रूम में एक लड़का बेड पर लेटा हुआ था, उसमें कोई हलचल नहीं थी, बस उसकी आंखें खुली हुई थी। ये और कोई नहीं बल्कि अविरल, जिसके सर पर चोट लगने से उसके दिमाग ने काम करना बिल्कुल बंद कर दिया था। वो एक जिंदा लाश बन गया था। तभी रूम का गेट खुला और अनिरुद्ध अंदर आया और साइड में बैठ गया और अविरल के सर पर हाथ फेरते हुए बोला, जिसकी वजह से तेरी ऐसी हालत हुई ना, उसके शख्स को नहीं छोड़ूंगा, उसे ढूंढ कर तेरे सामने उसे मौत दूंगा। उसे अपनी इज्जत प्यारी थी ना, अब वो ही इज्जत को अपने पैरों तले रोंद दूंगा। ये वादा है तेरे भाई का। 4 महीने बीत गए थे। इन महीनों में सब कुछ अच्छा चल रहा था। आराध्या के पास्ट खुलने की वजह से कहीं ना कहीं इफेक्ट करा था, लेकिन इन महीनों में सब नॉर्मल हो गए थे और यही कोशिश थी कि उसकी सारी बुरी यादें धुंधला जाए और वो नई यादें बनाए, और हो भी रहा था। आराध्या इन सब के प्यार की वजह से सब भूलने की कोशिश कर रही थी। बाकी सभी गर्ल्स आराध्या से मिलने आती रहती थी, हर बार उसके लिए कुछ ना कुछ करती रहती थी। इनमें फायदा सारा बॉयज का होता था, अपनी अपनी बंदियों के दीदार जो मिल रहे थे, और उसका इफेक्ट कहीं ना कहीं लड़कियों पर भी हो रही थी। इन सब जो क्लियर कपल थे वो थे रणविजय, अवनी, सूर्यमन, कीर्ति और अभिमन्यु। अनाया थे बाकी बच्चे, शौर्य, सनाया और ध्रुवा, किंजल। उनके दिल में भी एक दूसरे के लिए कोई फीलिंग थी, लेकिन उसे नाम नहीं दे पा रहे थे। आयुधिक तो आराध्या का पहले से ज्यादा ध्यान रखता था, उसकी एक हल्की सी आह पर उसकी जैसे जान ही निकल जाती हो। लेकिन ऐसा नहीं था कि वो बदला भूल गए हो, उसकी तैयारी भी चल रही थी। आखिर वो उसके शख्स को कैसे छोड़ दे जिसने उनकी जान को तकलीफ पहुंचाई हो। आयुधिक के प्यार केयर को देखकर हद से ज्यादा खुश थी कि उसने जरूर कोई अच्छा काम किया होगा, जिसके फल के रूप में उसे आयुधिक मिला, जो हर चीज में उसे सपोर्ट करता था, उसका ध्यान रखता, उसका सपना पूरा करना चाहता था। उसका सिर्फ एक ही सपना था, आयुधिक की तरह ही बिजनेस फील्ड में आना, जिसकी शुरुआत तो बहुत पहले हो चुकी थी। अरे मतलब आराध्या पढ़ाई कर रही थी तो उसके एग्जाम चल रहे थे और आज उसका लास्ट एग्जाम था।
एपीएस विला आराधिक के रूम में आयुधिक जोड़ आराध्या इक्वल्स आराधिक। आराध्या आराम से बेड पर सो रही थी, तभी उसे ऐसा लगा कि वो हवा में उड़ रही हो। उसने अपनी आंखें खोली तो चौंक गई क्योंकि वो आयुधिक की गोद में थी। आयुधिक उसे लेकर कहीं जा रहा था। आराध्या नींद भरी आवाज में बोली, डेविल आरू को नींद आ रही है, आरू को सोना है। आराध्या समझदार तो ही लेकिन उससे ज्यादा वो मासूम थी। समझदार तो उसे हालत ने बना दिया था लेकिन असल में वो बिल्कुल वैसी ही थी जैसे पहली बार आयुधिक से मिली थी। आयुधिक सर्द आवाज में बोला, बिल्कुल नहीं, 9 बजे क्लॉक एग्जाम है और अभी 7:30 क्लॉक हो चुके हैं। आराध्या मासूमियत से बोली, तो अभी तो 1 घंटा है ना, तब तक सोने दो ना। आयुधिक उसे घूर कर देखता है जिसकी आंखें नींद के कारण बंद हो रही थी। ये देखकर वो उसे लेकर बाथरूम में आ गया और पानी से भरे बाथटब में बिठा दिया। आराध्या जो फिर से नींद में चली गई थी वो पानी में जाने से हड़बड़ा गई। उसकी सारी नींद फुर हो गई। वो खुद की हालत देखकर आयुधिक को देखा जो हाथ बांधे उसे ही देख रहा था। आराध्या उसे घूरते हुए बोली, ये क्या किया डेविल आपने ने? आयुधिक उसे घूरते हुए बोला, नींद उड़ाई है। आराध्या उसे देखते हुए शिकायती लहजे में बोली, आपको मेरी निनी से क्या प्रॉब्लम है? एक तो हम रात को कितनी देर तक पढ़ाई कर रहे थे, ना तो देर से सोइए लेकिन इतनी जल्दी उठा दिया। आयुधिक उसे देखते हुए बोली, 10 बजे क्लॉक तुम सो गई थी और वो रोज सोने का टाइम है तो देर कहाँ से हुई? और रही बात देर से सोने की, उसके लिए रात जागना पड़ता है, लेकिन कोई बात नहीं, कल से तुम हर रात जागोगी, फिर आराम से देर तक सोना। आराध्या उसकी लास्ट 2 लाइन को सुनकर सोच में डूब गई लेकिन उसके जाने के बाद उसे समझ आया कि उसका क्या मतलब है, जिससे उसके गाल शर्म से गुलाबी हो गए थे। जिसे देखकर आयुधिक बोला, डॉल पहले रेडी हो जाओ, तुम्हें शर्माने का मौका मैं रात को आराम से दूंगा। आराध्या को उसकी बात सुनकर उसके गाल और गुलाबी हो गए लेकिन वो आयुधिक को देखते हुए बोली, अब आप बाहर जाओ, आरू को रेडी होना है। आयुधिक उसे देखते हुए बोला, डॉल मुझसे क्या छुपाना, मैंने ऑलरेडी सब देख लिया है। आराध्या झेप गई और हल्के गुस्से से बोली, बाहर जाओ मतलब बाहर जाओ, वरना रात को रूम से बाहर निकाल देंगे। आयुधिक उसे घूरते हुए निकल जाता है। वो अपनी डॉल को इतना तो जानता ही था कि वो जो कहती है करती है जरूर है, तो वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। आयुधिक के जाने के बाद आराध्या ने शावर लिया और बाथ रोब पहनकर बाहर आ गई। जिसे बाहर बैठा आयुधिक शिद से देखने लगा क्योंकि वो शावर की वजह से उसके गीले बालों से पानी टपक रहा था। उसका चेहरा हल्का लाल हो गया था। वो उसे बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसने अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाए और उसकी कमर में हाथ डालकर उसे बिल्कुल अपने करीब कर लिया, जिससे आराध्या हैरान हो गई। उसने उसे देखा तो वो उसे बहुत इंटेंस तरीके से देख रहा। उसने नजरें झुका ली जिसे देखकर आयुधिक से रुका नहीं गया। उसने चीन पकड़कर उसका चेहरा ऊपर किया और उसके सॉफ्ट होठों पर अपने होंठ रख दिए और सॉफ्ट किस करने लगा। आयुधिक आराध्या को किस करते वक्त उसके हाथ आराध्या की कमर से होते हुए उसके पेट पर आ गए थे। उसने उसके बाथरोब की नोट खोल दी जिससे आराध्या सिहर गई, जिसे महसूस कर आयुधिक रुक गया और उसके होठों को रिहा कर दिया, जिससे आराध्या तेज तेज सांस लेने लगी। आयुधिक उसको गोद में उठा लेता है और मिल के सामने वाली चेयर पर बिठा देता है और उसके बाल सुखाने लगता है। आराध्या उसे प्यार से देख रही थी। आयुधिक खुद पर उसकी नज़र महसूस कर बोला, डॉल अगर ऐसे ही देखती रही ना तो मेरी नीयत खराब हो जाएगी। आराध्या झेप गई। उसने अपनी आंखें इधर उधर घुमा ली लेकिन उसके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ गई। आयुधिक ने उसके बाल सुखाए। आराध्या ड्रेसिंग रूम में चली गई। थोड़ी देर बाद वो एक वाइट टॉप और ब्लू जीन्स पहनकर बाहर आई। आयुधिक ने उसे वाइट सूट पहनाए, उसके बालों पर क्लिप लगाई और उसे लेकर नीचे चला गया। नीचे सारे बॉयज पहले से ही बैठे हुए थे, जिसे देखकर आराध्या खुश हो गई। उसने सबको गुड मॉर्निंग विश किया। फिर सब ने ब्रेकफास्ट किया और बाकी सब अपने अपने काम के लिए निकल गए और आयुधिक आराध्या को लेकर कॉलेज के लिए निकल गया। उसने आराध्या को कॉलेज छोड़ा और सख्त हिदायत देकर गया, किसी भी अनजान के पास नहीं जाना। आराध्या ने भी हाँ में गर्दन हिला दी और अंदर चली गई। आयुधिक उसे जब तक देखता रहा तब तक वो उसकी नज़रों से ओझल नहीं हो गई। फिर वो भी वहाँ ऑफिस के लिए निकल गया। उसका दिल आज आराध्या को छोड़ने का नहीं कर रहा था। अजीब सी बेचैनी हो रही थी लेकिन उसने उसे इग्नोर कर दिया। 3 बजे नेशनल कॉलेज। आराध्या बैक टू बैक 2 एग्जाम देकर बाहर क्लास से बाहर जाने लगी। वो बाहर आकर साइड में खड़ी हो गई क्योंकि अभी तक उसे आयुधिक की कार नहीं दिखी थी, ना ही कोई जानने वाला दिखा था। क्योंकि आराध्या की छुट्टी 4 बजे होने थी लेकिन जल्दी पेपर हो जाने की वजह से सबकी छुट्टी जल्दी हो गई थी। वो चुपचाप खड़ी अपने बैग से चॉकलेट निकाल कर खा रही थी। वो बहुत प्यारी लग रही थी। तभी उसके पास एक आदमी आया और बोला, मैम चलिए सर आपका वेट कर रहे हैं। आराध्या उसे ऊपर से नीचे तक घूर कर देखती है और बोलती है, वहाँ क्यों वेट कर रहे हैं, यहाँ क्यों नहीं आए? आदमी हड़बड़ा गया, फिर संभल कर बोला, वो मेम सर नहीं चाहते कि कोई उन्हें आपके साथ देखे, फिर उनके दुश्मनों को उनकी कमजोरी पता चली तो वो आपको हार्म कर सकते हैं ना। आराध्या उसे देखते हुए मन में बोली, बात तो इनकी सही लग रही है, वैसे भी अभी तक इतने सारे लोग खड़े हैं यहाँ पर। छुट्टी होने की वजह से कुछ स्टूडेंट मस्ती कर रहे थे, अपने ग्रुप में खड़े थे, जिन्हें देखकर मासूम आराध्या को उसकी बात पर यकीन हो गया और वो बोली, चलिए। आदमी के चेहरे पर तिरछी मुस्कान आ गई और वो बोला, चलिए मैम। वो आराध्या को लेकर आगे जाने लगा।
आराध्या उस आदमी के साथ आगे आ गई थी जहां उसे कोई भी नहीं दिखा। ये देखकर वो उसके आदमी को गुस्से से घूर कर बोली, यहाँ तो कोई भी नहीं है, झूठ क्यों बोला? आदमी हंसते हुए बोला, इसलिए। उसने ये बोलकर उसके मुंह पर रुमाल रख दिया। आराध्या को उसकी बात समझ नहीं आई, लेकिन उसकी इस हरकत की वजह से वो उससे छूटने लगी, लेकिन उसकी कोशिश बेकार गई। वो बेहोश होकर उसकी बाहों में झूल गई, जिसे देखकर वो आदमी ने किसी को कॉल किया और बोला, काम हो गया। उसके ये बोलते ही वहां पर कार आकर रुकी। उस आदमी ने आराध्या को उठाकर अंदर पटक दिया और कार वहां से निकल गई। उसके जाने के थोड़ी बाद कॉलेज के आगे कारों का काफिला आकर रुका। उसमें से एक गार्ड बाहर आया और गेट कर पास खड़े वॉचमैन से पूछा कि अभी तक छुट्टी नहीं हुई क्या? वॉचमैन बोला, सर छुट्टी तो 3 बजे हो गई थी। गार्ड हैरान हो गया और बोला, तो क्या सब स्टूडेंट चले गए? वॉचमैन बोला, जी सर, अभी तक तो कॉलेज खाली हो गया। गार्ड हैरान हो गया और कार के पास वापस गया और गाड़ी के शीशे को नोक किया तो शीशा नीचे हुआ। गार्ड बोला, सर ये वॉचमैन तो बोल रहा है कि छुट्टी तो कब की हो गई। आयुधिक ये सुनकर बोला, क्या बकवास कर रहे हो? गार्ड बोला, यस सर, और कॉलेज भी खाली हो गया। आयुधिक ये सुनकर परेशान हो गया कि उसकी डॉल कहाँ चली गई। वो कार से उतरा और कॉलेज के अंदर जाने लगा, जिसे देखकर वॉचमैन रोकने आया, लेकिन उसका ऑरा देखकर रुक गया। आयुधिक कॉलेज के अंदर आया और सीधा प्रिंसिपल के केबिन का गेट धड़ से खोला, जिससे कुर्सी पर बैठा प्रिंसिपल हिल गया। आयुधिक गुस्से से अंदर आया और बोला, मेरी डॉल कहाँ है? प्रिंसिपल, जिसे पहले ही आराध्या के बारे में पता था, ये सुनकर वो डर गए, क्योंकि आयुधिक ने उसे वार्न किया था कि अगर उसकी डॉल को यहाँ थोड़ी भी तकलीफ हुई तो वो उसे जान से मार देगा। प्रिंसिपल डरते हुए बोला, सर आप क्या बोल रहे हो? आयुधिक उसके सामने बैठते हुए सर्द लहजे में बोला, बॉयज पूरे कॉलेज के चप्पा चप्पा छान मारो, मुझे मेरी डॉल चाहिए। सारे गार्ड आराध्या को ढूंढने लगे, वही प्रिंसिपल के डर से पसीने निकल रहे थे। गार्ड वापस आए, लेकिन आराध्या का कुछ पता नहीं चला, जिससे आयुधिक को गुस्सा आने लगा। तभी एक गार्ड आया और बोला, सर सीसीटीवी फुटेज में मैम एक आदमी के साथ जाती दिखी है। आयुधिक सर्द आवाज में बोला, कौन था वो? गार्ड बोला, सर अपना आदमी नहीं था, बाकी कौन था ये जानने के लिए सबको ऑर्डर दे दिया है, थोड़ी देर में पता काल जाएगा। आयुधिक सर्द लहजे में बोला, 5 मिनट है तुम्हारे पास, मुझे वो आदमी चाहिए। गार्ड ने हाँ मैं सर हिला दिया और चला गया। आयुधिक ने प्रिंसिपल की तरफ देखा और सर्द मगर गुस्से वाले लहजे में बोला, अगर मेरी डॉल को कुछ भी हुआ तो तुम नहीं बचोगे। ये बोलकर वो वहां से चला गया। उसके पीछे उसकी गार्ड की टीम भी चली गई। उनके जाने के बाद वो प्रिंसिपल सर पकड़कर बैठ गया, क्योंकि इस चक्कर में कुछ हो या ना हो उसकी जॉब तो चली गई थी। आयुधिक कॉलेज के बाहर आया, तब तक गार्ड ने पता कर लिया था कि ये कौन है, तो वो आया और बोला, सर ये रोनी का आदमी था। आयुधिक सर्द लहजे में बोला, पता करो कि डॉल को कहाँ रखा गया है। गार्ड ने हाँ मैं सर हिला दिया और सब वहां से गाड़ियों में बैठकर रवाना हो गए। आयुधिक मन में बोला, बस एक बार मेरी डॉल सही सलामत मिल जाए, फिर तुझे नर्क ना भेजा तो मेरा नाम भी आयुधिक प्रताप सिंह नहीं। दूसरी तरफ शहर के बाहर एक गोडाउन, जिसके बाहर के गेट पर एक बड़ा सा ताला लगा हुआ था, जिसे देखकर कोई भी बोल सकता है कि ये बंद है, लेकिन उसी गोडाउन के बाहर एक बड़ी सी कार आकर रुकी। उसमें से 2 आदमी निकले और उस गोडाउन की तरफ चले गए। उनमें से एक आदमी ने गोडाउन के बंद गेट को देखकर जोर जोर से अलग अलग आवाज के साथ बजाया, जिसे सुनकर उस गेट का छोटा सा हिस्सा खुला। उसमें से एक आदमी बाहर निकला, जिससे उन दोनों ने कुछ बात की। उस आदमी ने हाँ मैं सर हिला दिया और वापस गाड़ी की तरफ आ गया और गाड़ी का गेट खोला तो पहले तो उसमें से एक आदमी निकला, फिर उसने अंदर से आराध्या को निकाला, जो कि बेहोश थी। वो आदमी आराध्या को लेकर उस गोडाउन के अंदर चले गए, जहां पर तकरीबन 10 के आस पास लोग थे, जिनमें से कुछ लोग बड़े बड़े बॉक्स को सही से रख रहे थे, कुछ बैठकर पत्ते खेल रहे थे, दारू पी रहे थे। इन सबको देखकर लग रहा था कि इस गोडाउन की हकीकत कुछ और ही है। उनमें से एक आदमी आराध्या को लेकर आया, जिसे देखकर वहां काम कर रहा एक आदमी बोला, ये किसको उठा लाया रे? दूसरा आदमी बोला, पता नहीं, बॉस का ऑर्डर था कि पंछी को उठाना है तो बस। तीसरा आदमी आराध्या को देखकर बोला, वैसे है बड़ी मस्त चीज। उसकी बात सुनकर दूसरा आदमी उसे डांटते हुए बोला, नियत भी मत रखना, बॉस का ऑर्डर है कि इसे कुछ ना हो। ये बोल वो उसे एक खाली कमरे में लेकर आ चला गया। उसकी बात सुनकर चौथा आदमी तीसरे आदमी से बोला, बिहारी ये तो तेरी मुंह पे बेइज्जती कर कर चला गया रे। तीसरे आदमी का नाम बिहारी है, तो वो बोला, जो भी बिरजुआ, लेकिन इस रिकी का कुछ करना पड़ेगा, वरना ये बॉस का खास बन जाएगा। और रही इस लड़की की बात, तो बॉस के बाद थोड़े मजे हम भी ले लेंगे। ये बोलकर उसने शैतानी हंसी हंस दी, जिसे सुनकर बिरजू भी हंसने लगा। ये गोडाउन बिहारी, बिरजू और रिकी संभालते हैं, बाकी के लोग इन तीनों के अंडर काम करते हैं। ये लोग रोकी के लिए लड़कियों को डरना धमकाना या उन्हें ठिकाने लगाने का काम करते हैं। 2 घंटे बाद आराध्या को किडनैप हुए कम से कम 3-4 घंटे हो गए थे, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल रहा था कि उसे कहां पर रखा गया है। ये बात बाकी बॉयज को भी पता चल गई थी। सब आराध्या के लिए परेशान थे, उसे अपने लेवल पर ढूंढने की कोशिश भी कर रहे थे।
आयुधिक को पता था कि ये सब काम रॉकी का किया हुआ है, लेकिन वो शांत था क्योंकि उसे आराध्या तक पहुंचना था जो उसे सिर्फ वो ही पहुंचा सकता है। लेकिन जब से आराध्या गायब हुई थी रॉकी का भी कुछ पता नहीं चल रहा था, लेकिन उसने उसके सब आदमियों की फील्डिंग लगा रखी थी जिससे वो कुछ भी करते सब आयुधिक को पता चलता था। गोडाउन में अंधेरे कमरे में आराध्या बेहोशी की हालत में कुर्सी से बंधी हुई थी। धीरे धीरे उसे होश आने लगा। उसने आंखें खोली तो चौंक गई, तभी उसके दिमाग में सारी बातें याद आ गई। उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। उसे लग रहा था कि वो आयुधिक से अब नहीं मिल पाएगी, लेकिन वो हिम्मत नहीं हराना चाहती थी। वो जोर जोर से कुर्सी सहित उठने की कोशिश करने लगी। इस चक्कर में वो नीचे गिर गई, लेकिन तभी दरवाजा खुला और दो हटे कट्टे आदमी अंदर आए। उसे देखकर एक आदमी हंसते हुए बोला, ओ तो इस चिड़िया को होश आ गया, और होश में आते ही फड़फड़ाने लगी। दूसरा आदमी बोला, मन तो करता है इसका फड़फड़ाना अभी बंद कर दूं, लेकिन बॉस के ऑर्डर के बिना कुछ नहीं कर सकता। आराध्या उनकी बात सुनकर डर गई और रोने लगी। एक तो गिरने की वजह से उसकी कमर में चोट भी लग गई थी जिससे उसे दर्द हो रहा था, लेकिन वो कुछ बोल भी नहीं सकती थी। इन लोगों ने उसके मुंह पर कपड़ा जो बंधा हुआ था। एक आदमी उसकी तरफ आया और उसकी कुर्सी को पकड़कर सही कर दिया और बोला, बस एक बार बॉस आ जाए फिर तुझे निपटेंगे, उसके बाद तो तू हमारी ही है। वो आराध्या को टच करने लगा, लेकिन आराध्या अपना चेहरा साइड में हिलाने लग गई। दूसरा आदमी देखकर बोला, छोड़ बिल्ला, चल यहाँ से, बॉस को आ जाने दे, मैं उन्हें खबर करता हूँ कि इस पंछी को होश आ गया है। पहला आदमी बोला, ठीक है। आराध्या की तरफ देखकर बोला, अभी तो बच गई लेकिन बाद में नहीं बचेगी। ये बोलकर दोनों चले गए। आराध्या ने चैन की सांस ली, लेकिन उनकी बात याद कर उसे रोना आ रहा था। आराध्या मन में बोली, डेविल कहाँ हो आप। दूसरी तरफ कार में बैठा आयुधिक ने अचानक ही अपना हाथ अपने बेचैन दिल पर रख लिया और बोला, डॉल हिम्मत मत हारना, मैं आ रहा हूँ आपके पास। उसे एहसास हो गया था उसकी डॉल उसे पुकार रही है। आखिर दिल से जो जुड़े थे दोनों। अंधेरे कमरे में आराध्या को रोना ही आ रहा था, लेकिन शायद आयुधिक की बात उसके दिल तक पहुंच गई थी, इसलिए उसने रोना बंद किया और खुद से छूटने की कोशिश करने लगी। उसने बड़ी मुश्किल के बाद अपने हाथ की रस्सी ढीली कर दी थी, लेकिन तभी उसे कदमों की आवाज आई। उसने खुद को छुड़ाना बंद कर दिया। तभी गेट खुला और रौनक, समर और मणि तीनों अंदर आए। आराध्या को देखकर रौनक भदी हंसी हंसते हुए बोला, पता नहीं था कि उस आयुधिक ने इतनी खूबसूरती को छुपा कर रखा है। समर उसकी बात सुनकर हंसते हुए बोला, यही तो उसकी खूबसूरत सी कमजोरी है जो हमारी ताकत बनेगी। मणि हंसते हुए उसे ऊपर से नीचे तक घूरते हुए बोला, और मेरी बहन की मौत के जिम्मेदार उस आयुधिक को तड़पाने की भी। ये बोलकर तीनों तेज तेज हंसने लगे। आराध्या को डर लगने लगा था इन सबको देखकर, लेकिन उसने इन सबको दिखने नहीं दिया। वो अपना मुंह खोलने के लिए जदोजहद करने लगी, जिसे देखकर रौनक मणि से बोला, जा इसे खोल तो जरा। मणि ने जाकर आराध्या के चेहरे से रुमाल निकाल दिया। आराध्या बोली, कौन हो आप लोग, हमें क्यों लाए हो यहाँ। समर बोला, अरे अरे पहले सांस तो ले लो, फिर बोलना और पता चल जाएगा कि हम कौन हैं। आराध्या उन्हें गुस्से से घूरने लगी। रौनक उसे देखकर बोला, अरे अरे इसे तो गुस्सा आ रहा है रे, लेकिन देख खूबसूरत लग रही हैं। आखिरी उस आयुधिक की किस्मत इतनी अच्छी कैसे है रे, पहले बिजनेसमैन फिर माफिया, अब इतनी सुंदर लड़की, पता नहीं खासे किस्मत लिखवा कर लाया है ये। आराध्या उसकी बात सुन रही थी। उसे तो ये पता था कि उसका डेविल बिजनेसमैन है, लेकिन माफिया, ये सुनकर उसकी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहता। वो बोलती है, क्या बकवास कर रहे हो, मेरे डेविल कोई माफिया वफिया नहीं है, समझे, दोबारा झूठ बोला ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। उसकी बात सुनकर रौनक उसे देखने लगा, लेकिन फिर बोला, ओह तो तुझे नहीं पता कि तेरा वो आयुधिक माफिया है जिसने कई जानें ली हैं। आराध्या बोली, नहीं नहीं, मेरे डेविल ऐसा नहीं कर सकते, वो किसी की जान नहीं ले सकते, वो अच्छे इंसान हैं। समर, जिसे ये बात कुछ दिन पहले ही पता चली थी, वो आराध्या से बोला, कोई अच्छा इंसान नहीं है वो, उसने कई बेगुनाह लोगों की जान ली है। उसने साफ झूठ बोलते हुए कहा था। उसने मणि की तरफ इशारा किया और कहा, इसकी बहन को मारा है उसने। आराध्या बोली, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। रौनक ने समर की तरफ देखा जिसके चेहरे पर जहरीली मुस्कान थी, जिसे देखकर रौनक समझ गया कि ये समर आराध्या के माइंड से खेल रहा है। ये देखकर वो भी झूठ बोलते हुए बोला, हाँ ये सही है, उस आयुधिक ने कई गलत काम भी किए, अगर यकीन नहीं है तो मैं तुम्हें सबूत दिखा सकता हूँ। आराध्या हैरानी से बोली, सबूत। रौनक बोला, हाँ सबूत, रुको मैं दिखाता हूँ। उसने अपना फोन निकाला, उस पर एक वीडियो चला दी जिसमें आयुधिक एक आदमी को बड़ी बेरहमी से मार रहा था। उसका चेहरा खून से सना हुआ था। इस वीडियो में आयुधिक लड़कियों की तस्करी करने वाले एक शख्स को मार रहा था। उसे देखकर आराध्या ने आंखें बंद कर ली। उसे यकीन नहीं हो रहा था, जो इंसान उसे एक बच्चे की तरह रखता है वो किसी को ऐसे मार सकता है। उसका ऐसा बर्ताव देखकर उन तीनों के चेहरे की मुस्कान बड़ी होती जा रही थी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि आयुधिक के खिलाफ वो आराध्या को यूज कर सकते हैं। तभी रौनक बोला, ये तो कुछ भी नहीं है, ये देखो। उसने दूसरी वीडियो चला दी। आराध्या ने ना चाहते हुए भी आंखें खोलकर देखा, जिसमें आयुधिक कई सारे बॉक्स के बीच खड़ा था। उन बॉक्स में से सफेद पाउडर की पुड़िया थी जो कि एक आदमी ने आयुधिक के हाथ में दी थी। इस वीडियो में आयुधिक ड्रग की डील रोकने गया था तब की है, लेकिन उसने गलत तरीके से आराध्या के सामने पेश की थी।
ये सब देखकर आराध्या की आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। उसे देखकर वो तीनों बाहर चले गए क्योंकि उन्होंने अपना काम कर दिया था। वो आए तो थे आराध्या को दर्द देकर, आयुधिक को दर्द देना चाहते थे, लेकिन उनकी इस बात से आराध्या आयुधिक का चेहरा तक ना देखे, नफरत करे। फिर वो लोग उसे अपना हथियार बनाएंगे और आयुधिक को हर तकलीफ देंगे। देखते हैं कितने कामयाब हो पाते हैं ये लोग। आराध्या रो रही थी। उसे अभी भी इन सब चीजों पर यकीन नहीं हो रहा था कि आयुधिक ऐसा कर सकता है। तभी फिर से कोई उस कमरे में आया। आराध्या ने नजरें उठाकर देखा तो धीमी आवाज में बोली, भाई। ये सुनकर सामने आया शख्स की नजरें आराध्या पर टेहरी गई। वो भागते हुए उसकी तरफ आया और बोला, प्रिंसेस ये सब आप यहाँ, ये सब। आराध्या रोने लगी, जिसे देखकर वो शख्स घबरा गया कि यहाँ क्या हुआ होगा। उस शख्स ने आराध्या को गले लगा लिया और बोला, शश मैं हूँ, यहाँ रोना नहीं। तभी रौनक की आवाज आई जो कि बोल रहा था, अबे पानी देने गया था, अभी तक नहीं आया, अंदर ही बसना है क्या? उसकी आवाज से दोनों होश में आए। उस शख्स ने आराध्या को चुप कराया और अपने साथ लाया पानी उसे पिलाया और बोला, प्रिंसेस बस कुछ देर और मैं अभी वापस आता हूँ, तुम रोना बंद करो। आराध्या ने हाँ में सर हिला दिया। वो शख्स वहां से बाहर चला गया। आराध्या नम आंखों से उस गेट को देखने लगी। वो शख्स बाहर आया। उसे देखकर रौनक बोला, इतनी देर क्या कर रहा था अंदर? शख्स बोला, वो हाथ बंधे थे तो पानी पिला रहा था। रौनक ने हाँ में सर हिला दिया। तभी मणि बोला, ये जो चाल चली है ना, इसके बाद तो वो आयुधिक तड़पेगा और मुझे सुकून मिलेगा। समर बोला, सिर्फ तुझे ही नहीं, मेरे कलेजे को भी ठंडक मिलेगी। वो तीनों इस तरह की बातें कर रहे थे और वो शख्स शांति से सुन रहा था, लेकिन गुस्से से उसकी हाथों की मुठ्ठियां बंद हो गई थी। लेकिन उन तीनों का उस पर ध्यान नहीं गया था। तभी वहां धड़ धम्म की तेज आवाज आई, जिससे वो सब चौंक गए। जिसे देखकर रौनक चिल्लाकर बोला, ये काहे की आवाज थी बे? एक आदमी बोला, मैं चेक करता हूँ। वो बाहर आया चेक करने तो चौंक गया। सामने आयुधिक प्रताप सिंह उर्फ माफिया किंग हाथ में गन लिए खड़े थे। वो इस समय बहुत डरावना लग रहा था। उसे देखकर वो आदमी डर गया और तेजी से अंदर भागा। उसे इस तरह भाग कर आते देखकर समर बोला, क्या हुआ रे, भाग क्यों रहा है? आदमी डरते हुए बोला, बॉस वो आयुधिक आ गया, वो सब आदमी को मार रहा है। ये सुनकर वो तीनों एक बारी तो डर गए, लेकिन आयुधिक की कमजोरी का सोच का वापस संभल गए। रौनक बोला, कुछ नहीं बिगाड़ सकता जब तक वो लड़की हमारे पास है। सब ने हाँ में सर हिला दिया और वही आराम से चेयर पर बैठ गए। रौनक, समर, मणि बाहर आए तो एक बारी कांप गए। सामने आयुधिक आदमियों को मार रहा था। उनका खून उसके चेहरे पर लगा हुआ था, जिससे वो सब एक बारी तो डर से कांप गए। दरअसल आयुधिक ने रौनक और समर और उनके आदमियों के आदमी पर नजर रखी हुई थी। जैसे ही वो यहाँ गोडाउन में आए, उनका पता आयुधिक को पता चल गया और वो अपनी टीम के साथ यहाँ आ गया। उसने अपनी गाड़ी इस जगह से थोड़ी दूर ही रुकवा ली थी। गोडाउन के थोड़ी दूरी पर गाड़ियां आकर रुकी। उसमें से आयुधिक प्रताप सिंह उर्फ माफिया किंग बाहर निकले और गोडाउन को घूरने लगे। तभी एक आदमी उसके पास आया और बोला, बॉस मैडम को यही रखा गया है, यहाँ पर 50 के आस पास आदमी हैं। आयुधिक सर्द लहजे में बोला, चारों तरफ से अटैक करना, बचने का कोई रास्ता ना मिल पाए, लेकिन सब मुझे जिंदा चाहिए। सब ने हाँ में सर हिला दिया और टीम में बंटकर उस गोडाउन को पूरा घेर लिया। लेकिन आयुधिक अपनी गाड़ी में बैठा और तेज स्पीड से गाड़ी को गोडाउन के मेन को तोड़ते हुए अंदर आया। उसे गेट के टूटने की आवाज थी, जिससे सिक्योरिटी वाले आदमी भाग कर आए वो और अटैक करने लगे। तो आयुधिक के साथ वाले आदमी भी फाइट करने लगे। आयुधिक स्टाइल से गाड़ी से बाहर उतरा, लेकिन आदमी उस पर भी वार करने लगे। ये देखकर आयुधिक ने उन्होंने मारना शुरू किया। वो जो बीच में आ रहा था, उन्हें सबको बुरी तरह से मारे जा रहा था। किसी के हाथ तो किसी के पैर, गर्दन बेरहमी से तोड़ते हुए आगे बढ़ता जा रहा था। उसने कमर में ठोसी हुई अपनी गन निकाली और चालाने लगा। उसका चेहरा उनके खून से सनसा गया था। वो इस अवतार में बहुत भयानक लग रहा था। वो सबको मारते हुए अंदर चला आया, जहां पर रौनक, समर और मणि बैठे हुए थे, लेकिन वो शख्स वहां मौजूद नहीं था। आयुधिक को देखकर रौनक घमंड से बोला, बस तेरा ही इंतजार था कि तू कब आए और मैं तुझे तड़पता हुआ देखूं। आयुधिक ये सुनकर उसके छाती पर एक लात मार देता है, जिससे वो कुर्सी सहित जमीन पर गिर जाता है। सब उसके इस एक्शन से हैरान रह गए। उन्हें यकीन नहीं था कि ये वो कर सकता है, लेकिन वो आयुधिक का था जो किसी के सामने नहीं झुकता था, तो इनके सामने क्या झुकेगा। आयुधिक उसको फिर से लात मारते हुए बोला, बता मेरी डॉल कहाँ है। रौनक नीचे जमीन पर पड़ा दर्द से हंसते हुए बोला, बहुत गलत किया तूने। पहले तो मैं तुझे तड़पते हुए देखना चाहता था, लेकिन अब उस लड़की को तड़पाऊंगा और तुझे तिल तिल मरते हुए देखूंगा। आयुधिक को गुस्सा आ जाता है कि इसकी इतनी हिम्मत और औकात, जो ये उसकी डॉल को नुकसान पहुंचाएगा। वो उसके मुंह पर ही मुंह पर लात मारता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है, जिसे देखकर समर और मणि उसे मारने आते हैं, लेकिन आयुधिक गुस्से से उन्हें भी मारने लगता है। वो रहम नहीं कर रहा था, वो बेरहम की तरह उनको मार रहा था और थोड़ी ही देर में वो घायल होकर नीचे पड़ गए, जिसे देखकर आयुधिक इधर उधर अपनी डॉल को देखने लगा, लेकिन वो नहीं दिखी। तब तक उसके गार्ड भी अंदर आ गए थे। आयुधिक सर्द लहजे में बोला, सर्च माय डॉल। सारे गार्ड आयुधिक को ढूंढने लगे और थोड़ी ही देर में उन्होंने गोडाउन छान मारा, लेकिन उन्हें आराध्या कहीं नहीं मिली। ये देखकर आयुधिक गुस्से से बौखला गया। आयुधिक इधर उधर अपनी डॉल को देखने लगा, लेकिन वो नहीं दिखी। तब तक उसके गार्ड भी अंदर आ गए थे। आयुधिक सर्द लहजे में बोला,
सर्च माय डॉल। सारे गार्ड आयुधिक को ढूंढने लगे और थोड़ी ही देर में उन्होंने गोडाउन छान मारा, लेकिन उन्हें आराध्या कहीं नहीं मिली। ये देखकर आयुधिक गुस्से से बौखला गया। आयुधिक गुस्से से रौनक के पास आया और उसके मुंह पर मारते हुए बोला, बता कहाँ है मेरी डॉल। रौनक जो अधमरी हालत में पड़ा था ये देखकर वो हंसते हुए बोला, तड़प तड़प, तुझे तड़पते देखकर दिल को बहुत सुकून मिलेगा। आयुधिक को उसकी हंसी पर शदीद गुस्सा आया। उसने उसके मुंह पर तेज तेज मुंके मारे जिससे वो फिर से बेहोश हो गया, लेकिन वो नहीं रुका। तभी किसी ने उसे पीछे से पकड़कर खींचा। आयुधिक फिर मारने आगे बढ़ा, लेकिन तभी आवाज आई जो कि सूर्यमन की थी, आयु रुक जा, यही हमें एंज के पास पहुंचा सकता है, ऐसे तो मर जाएगा ये सुनकर आयुधिक रुक गया और एक गार्ड से बोला, होश में लाओ इन तीनों को। गार्ड ने हाँ में सर हिला दिया। गार्ड उन तीनों को होश में लाने की कोशिश करने लगे, लेकिन समर और रौनक को होश नहीं आया, लेकिन मानी को होश आ गया था, लेकिन वो आधी बेहोशी में ही था। आयुधिक उसके गाल थपथपाते हुए बोला, बोल मेरी डॉल कहाँ है। मणि ने कुछ नहीं बोला, जिसे देखकर सूर्यमन, रणविजय, ध्रुवा, शौर्य, अभिमन्यु, मानव सबको गुस्सा आ गया जो अभी यहाँ आए थे। रणविजय बोला, आयु जोश में होश मत खो, अगर ये लोग यहाँ हैं तो एंज भी यही होंगी, हमें ध्यान से हर जगह देखना होगा। उसकी बात सबको सही लगी। मानव जिसकी नजरें सिर्फ रौनक पर थी वो उसे पहचानने की कोशिश कर रहा था। उसे लग रहा था कि उसने उसे कहीं तो देखा है, लेकिन कहाँ पर ये याद नहीं आ रहा था। तभी वहां आए एक शख्स को देखकर उसके मुंह से निकला, मन। ये सुनकर सबका ध्यान उधर गया जहां एक उनकी ही हम उम्र का लड़का खड़ा था। मानव उसके पास गया और बोला, मन तुम यहाँ क्या कर रहे हो। मन उर्फ मनन बोला, इस बारे में बाद में बात करते हैं, पहले ये बताओ प्रिंसेस मिली। मानव ने ना में सर हिला दिया। मनन गुस्से से बोला, अभी तो यही थी, लेकिन पता नहीं इन कमीनों ने कहाँ छुपा दिया। उसकी बात सब उसके पास आए और मानव बोला, मतलब। मनन बोला, अभी थोड़ी देर पहले मैं इन लोगों के साथ आया था तो रूम में थी प्रिंसेस, लेकिन जब मैं बाहर क्या हो रहा है देखने गया तब तक इन लोगों ने पता नहीं प्रिंसेस को कहाँ पर रख दिया। मैं प्रिंसेस को ही ढूंढ रहा हूँ, लेकिन पता ही नहीं चला कि इन कमीनों ने कहाँ छुपा कर रखा है। मानव बोला, तुम इन लोगों के साथ क्या कर रहे हो। जब प्रिंसेस का पता चल गया था तो यहाँ से निकले क्यों नहीं। मनन बोला, वो ही रास्ता देख रहा था। मानव बोला, आखिरी इन लोगों ने प्रिंसेस को रखा कहाँ पर है। मनन बोला, मैं सब जगह देख कर आया हूँ, वहां तो नहीं है। आराध्या के न मिलने से आयुधिक को बहुत गुस्सा आ रहा था। उससे समझ ही नहीं आ रहा था। उसने गुस्से से साइड में रखे बॉक्सेस पर लात मारी जिससे वो सारे बॉक्स गिर गए, जिससे सबका ध्यान उस तरफ चला गया। उस तरफ उन्हें एक गेट दिखा। ये देखकर अभिमन्यु बोला, भाई गेट। आयुधिक का ध्यान भी उस तरफ गया। ये देखकर सबने एक दूसरे को देखा और उस गेट की तरफ बढ़ा और उसे तोड़ दिया। वो सब अंदर आए तो सीढ़ियां थी और साइड में चिमनी में आग जल रही थी। आयुधिक उन सीढ़ियों से नीचे जाने लगा, लेकिन अंदर से कुछ आवाजें आ रही थी। ये देखकर उसने सबको रुकने को कह दिया और आगे देखा तो कुछ लोग खड़े थे और बॉक्स को इधर उधर रख रहे थे। वो करीबन 10 लोग थे। आयुधिक ने सबको इशारा किया तो सतर्क हो गए और मैं गर्दन हिलाकर आगे बढ़ गए। उन्हें देखकर वो आदमी सतर्क हो गए और उन्हें मारने आए तो वो लोग भी फाइट करने लगे। आयुधिक भी उनमें से एक दो को मारते हुए आगे बढ़ा जहां एक रूम था। उसने गेट को खोला और अंदर देखा तो उसकी सांस अटक गई। सामने उसकी जान, उसकी जिंदगी, उसकी डॉल कुर्सी से बांधी हुई थी। उसके मुंह पर भी कपड़ा बंधा था जिससे वो कुछ बोल ना पाए और उसे ही नम आंखों से देख रही थी। आयुधिक जल्दी से उसकी तरफ आया और उसके हाथ पैर मुंह खोला और उसके गालों को अपने हाथों में भरा जिससे आराध्या की आह निकल गई। आयुधिक ने जल्दी से अपना हाथ हटाया तो देखा कि आराध्या के गाल पर थप्पड़ के निशान थे। ये देखकर उसकी आंखों में गुस्सा उतर आया, लेकिन अपनी डॉल का मासूम चेहरा देखकर खुद के गुस्से को कंट्रोल किया और बोला, डॉल किसने किया ये। आराध्या की आंखों से आंसू बहने लगे। आयुधिक जिसे देखकर बोला, ज्यादा दर्द हो रहा है। आराध्या ने ना में गर्दन हिला दी, जिसे देखकर आयुधिक उसका गाल सहलाते हुए बोला, डॉल डॉल आप ठीक हो। आराध्या उसे देख रही थी। आयुधिक को बेचैनी होने लगी। वो फिर प्यार से बोला, क्या हुआ बच्चा। वो आगे कुछ बोलता उससे पहले ही उसकी पलटन आ गई। सब आराध्या को देखकर उससे सवाल करने लगे कि वो ठीक है कि नहीं। आराध्या ने सबको देख धीमी आवाज में यही कहा कि मैं ठीक हूँ। इससे ज्यादा वो कुछ नहीं बोली। सब समझ रहे थे कि अभी ये सब हुआ है तो वे कैसे इतनी जल्दी नॉर्मल हो जाए। मनन ने पूछा, एंज तुम तो उस रूम में थी, फिर यहाँ कैसे आई। आराध्या धीमी आवाज में बोली, जब आप रूम से बाहर गए थे उसके थोड़ी देर बाद कोई आवाजें आई और 2 आदमी वहां आए और हमें जबरदस्ती कहीं लेकर जाने लगे। हम नहीं जाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने हमें थप्पड़ मार दिया। उसकी आवाज रोने वाली हो गई थी। ये सुनकर और उसे देखकर सबको गुस्सा आने लगा। वो आगे बोली, फिर वो हमें जबरदस्ती यहाँ लेकर आ गए और यहाँ बांध दिया। वो लोग बहुत बुरे थे, हमें गंदे तरीके से टच कर रहे थे। ये बोलकर वो रो पड़ी। आयुधिक ने उसे खींचकर खुद के सीने से लगा लिया और उसका सर सहलाने लगा। वही बाकी सब इनको ही देख रहे थे। तभी कुछ आवाजें आने लगी जिसे देखकर सब बाहर की तरफ निकल गए। आयुधिक ने भी आराध्या को गोद में उठा लिया और वहां से बाहर निकल गया।
वो सब बाहर आए तब वहां पर रौनक, समर और मनी को होश आ चुका था और उनके गार्ड भी आ गए थे। ये देखकर अभिमन्यु बोला, अब इनकी भी खातिरदारी करनी पड़ेगी। ये बोलकर वो उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ा। बाकी आदमी भी फाइट करने लगे। वहां आयुधिक के गार्ड भी आ गए थे, उनसे लड़ रहे थे, लेकिन उनके गार्ड कम थे और रौनक के जायदा जिनसे सब लड़ रहे थे। ये देखकर आयुधिक ने आराध्या को साइड में खड़ा किया और नर्म आवाज में बोला, मैं अभी आया। आराध्या ने उसे देखा। उसे देखकर आयुधिक भी मैदान में आ गया और लड़ने लगा। आयुधिक, सूर्यमन, रणविजय, मानव, मनन, अभिमन्यु, शौर्य, ध्रुवा सबको लड़ते हुए देख रही थी। वो उसे यकीन करना मुश्किल हो रहा था कि जो लोग उसके सामने एक अलग व्यक्ति बन जाते हैं उनकी ऐसी छवि भी हो सकती है। क्या वो उन लोगों को ढंग से नहीं जानती, या फिर उसने कभी ज्यादा उन्हें जानने की कोशिश नहीं की जिसकी वजह से वो उनकी इस साइड से अनजान थी। आराध्या उन्हें देखकर यही सोच रही थी, तभी उसे हल्के चक्कर आने लगे, सर दर्द से फटने लगा। तभी उसकी नज़र रौनक पर गई जिसके हाथ में गन थी और उसका निशान आयुधिक था। ये देखकर आराध्या चिल्लाई, डेविल। इसी के साथ गोली चलने की आवाज़ और वो बेहोश होकर नीचे गिर पड़ी। अगली सुबह आराधिक रूम। आराध्या बेड पर बेहोश लेटी हुई थी। बेहोशी में उसके चेहरे पर पसीना आने लगा। वो डेविल बोलते हुए एकदम से बेड पर बैठ गई। वो तेज तेज सांस ले रही थी, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। उसके दिलो दिमाग में अभी गोडाउन में हुई हरकत ही घूम रही थी जिससे उसके दिल में दर्द हो रहा था। उसके इस तरह चिल्लाने से सब जो बाहर हॉल में थे वो भागकर रूम में आ जाते हैं। आराध्या सबको नम आंखों से देखती है, लेकिन उसे आयुधिक नहीं दिखता तो उसका रोना निकल जाता है जिससे सबके चेहरे पर परेशानी आ जाती है। सब उससे पूछने लगते हैं लेकिन वो कोई जवाब नहीं देती, लेकिन उसकी नज़रें आयुधिक को ढूंढ रही थी। आराध्या रोते हुए बोली, डेविल कहाँ है? ये सुनकर सब समझ गए कि वो ऐसे बिहेव क्यों कर रही है। तभी रूम में आयुधिक आता है और उसके पास जाकर उससे प्यार से पूछता है, डॉल क्या हुआ? आराध्या उसे देखकर उसके चेहरे पर अपने हाथ रखकर रोते हुए बोली, आ प ठी क हो वो गो ली आ प को ल गी न ही ना आ प ठी क हो ना आ प को द रद तो नहीं हो रहा ना। उससे सही से बोला नहीं जा रहा था। आयुधिक ने उसकी बात सुनकर उसे कसकर गले लगा लेता है। आराध्या भी उस पर अपनी पकड़ कस देती है। उन दोनों को ऐसे देखकर सब रूम से बाहर जाना ही बेहतर समझते हैं। आयुधिक उसका सर सहलाकर नर्म आवाज में बोला, शिश, मैं ठीक हूँ डॉल, कुछ नहीं हुआ है मुझे। आराध्या उसके सीने से अपना छोटा सा मासूम सा चेहरा निकालकर उसे देखती है और बोलती है, पक्का आप ठीक हो, आपको नहीं लगी? आयुधिक उसे देखने लगता है जो बहुत क्यूट दिख रही थी। रोने से उसके फुले हुए गाल और आंखें हल्की लाल हो गई थी जिसमें वो बहुत क्यूट दिख रही थी। वो उसकी नोच पर किस कर कर बोला, बच्चा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, नहीं लगी वो गोली मुझे। आराध्या उसे देखने लगती है जैसे बोल रही हो कि क्या आप सच बोल रहे हो? आयुधिक उसके हाव भाव समझकर उसे गले लगा लेता है जैसे उसे यकीन दिला रहा हो कि वो बिल्कुल ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ है। लेकिन वो कल की बात सोचने लगता है। फ्लैशबैक स्टार्ट। आराध्या उन्हें देखकर यही सोच रही थी, तभी उसे हल्के चक्कर आने लगे, सर दर्द से फटने लगा। तभी उसकी नज़र रौनक पर गई जिसके हाथ में गन थी और उसका निशान आयुधिक था। ये देखकर आराध्या चिल्लाई, डेविल। इसी के साथ गोली चलने की आवाज़ और वो बेहोश होकर नीचे गिर पड़ी। लेकिन उसके चिल्लाने से पहले ही सूर्यमन ने उसे देख लिया था, इसलिए उसने ही रौनक के हाथ पर गोली चला दी थी जिससे उसके हाथ से गन छूटकर जमीन पर गिर पड़ी और वो जो अधमरा था वो दर्द से तड़पने लगा। तो जो गोली सूर्यमन ने चलाई थी, लेकिन आराध्या को लगा कि वो गोली रौनक ने चलाई होंगी। वो बेहोश हो गई। एक तो आयुधिक को खोने का दर्द, दूसरा उसने सुबह से कुछ नहीं खाया था, ऊपर से इन लोगों के थप्पड़ और बुरा व्यवहार जिसका असर उसके दिलो दिमाग दोनों पर हुआ था, जिससे उसे कमजोरी महसूस होने लगी और वो बेहोश होकर गिर पड़ी थी। वही आयुधिक ने उसकी तेज आवाज सुनकर उधर देखा जहां वो जमीन पर गिरी पड़ी थी। ये देखकर उसका दिल बाहर आने को हो गया था। वो तेजी से उसकी तरफ भागा उसे संभालने के लिए। उसने उसे बाहों में भरा और बेचैनी से बोला, डॉल डॉल उठो। आराध्या ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, जिस पर सूर्यमन बोला, आयु तू एंज को लेकर घर जा, यहाँ जो हुआ उसके डर की वजह से बेहोश हुई होंगी, हम यहाँ हैंडल कर लेंगे। सबके साथ आयुधिक को उसकी बात सही लगी। उसने आराध्या को गोद में उठा लिया और जाने लगा, लेकिन जाते जाते वो रुका और सूर्यमन से सर्द लहजे में बोला, इन तीनों को हेल में भेजो। ये बोलकर वो चला गया। वही उसकी बात सुनकर बाकी समझ गए कि आयुधिक खुद इन तीनों को पर्सनली निपटना चाहता है। आयुधिक आराध्या को लेकर सीधा विला आ गया था जहां पर कीर्ति मौजूद थी। उसने आराध्या का ट्रीटमेंट किया, उसे सब सही लगा, बस थकान की वजह से आराध्या बेहोश हुई थी। उसने ये बात सबको बताई तो सबने चैन की सांस ली। कीर्ति ने उसे नींद का एक इंजेक्शन दे दिया जिससे वो सुकून से सो पाए, इसलिए वो सुबह तक सोती रही। फ्लैशबैक एंड। आयुधिक किसी के गेट नॉक करने की आवाज से होश आया। उसने अपनी बाहों में आराध्या को देखा जो फिर से रोते रोते सो गई थी। ये देखकर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने उसे आराम से बेड पर लेटाया, कंबल से कवर कर दिया और उसके सर को चूमा और गेट की तरफ चला गया, लेकिन वो पहले से ही खुला था जिसे देखकर उसकी बोहें सिकुड़ गई। उसने गेट खोला जहां पर बाकी के सभी लोग खड़े थे, जिनमें सूर्यमन, कीर्ति, रणविजय,
अवनी, शौर्य, सनाया, अभिमन्यु, अनाया, ध्रुवा, किंजल, मानव, मानवी, मनन थे। उन्हें पता तो था कि गेट खुला है, लेकिन उन्हें लग रहा था कि वो दोनों के बिना परमिशन उनके रूम में नहीं जाना चाहिए, इसलिए उन्होंने गेट नॉक करना ही सही समझा। आयुधिक ने बाहर आकर गेट बंद किया और सर्द लहजे में बोला, क्या हुआ? उसकी आवाज सुनकर सब हड़बड़ा गए। अभिमन्यु बड़बड़ाते हुए बोला, लो जाग गया डेविल। उसकी बात सुनकर अनाया की हल्की सी हंसी निकल गई, लेकिन उसने जल्द ही कंट्रोल कर ली क्योंकि सामने आयुधिक उन सबको ही घूर रहा था। सूर्यमन आयुधिक से बोला, वो हम एंज से मिलने आए थे, एंज ठीक तो है? आयुधिक आराध्या का नाम सुनकर थोड़ा नर्म पड़ा और बोला, हाँ डॉल ठीक है और सो रही हंसी, इसलिए अभी कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। उसकी बात पर सबने हाँ में सर हिला दी। आयुधिक मनन को देखकर सर्द लहजे में बोला, मुझे तुमसे बात करनी है, ये बोलकर वहां से चला गया। सब भी मनन की तरफ देखने लगे जैसे उन्हें भी कुछ बातें जाननी हो। मनन उन सबको देखकर नीचे चला गया, उसके पीछे बाकी सब भी चले गए। आयुधिक मनन को देखकर सर्द लहजे में बोला, मुझे तुमसे बात करनी है, ये बोलकर वहां से चला गया। सब भी मनन की तरफ देखने लगे जैसे उन्हें भी कुछ बातें जाननी हो। मनन उन सबको देखकर नीचे चला गया, उसके पीछे बाकी सब भी चले गए। हॉल में सभी लोग सोफे पर एडजस्ट होकर बैठे थे, बस अकेला आयुधिक राजा की तरह सिंगल सोफे पर बैठा था और मनन को घूर कर देख रहा था। फिर सर्द लहजे में बोला, तुम्हारा उन लोगों मनी, रौनक, समर से क्या रिश्ता है? मनन समझ गया कि वो किसके बारे में बात कर रहा है, तो वो बिना भाव के चेहरे के साथ बोला, मेरे दुश्मन का गहरा रिश्ता है रौनक के साथ, बस उसी दुश्मन का पता लगाने के लिए 1 साल से रौनक के लिए काम कर रहा हूँ। आयुधिक उसे देखने लगा, लेकिन मानव बोला, कौन सा दुश्मन? सब उसकी तरफ देखने लगे। मानव गुस्से से बोला, सजीव सिसोदिया, रौनक सिसोदिया का बाप। ये सुनकर मानव हैरानी से बोला, क्या बोल रहा है तू सजीव अंकल के बारे में? मनन गुस्से से बोला, भाई आप उसे अच्छा समझ रहे हो, ये वो ही शख्स है जिसने उदय के साथ मिलकर हमारे पापा और छोटे पापा आराध्या के पापा को धोखा दिया था, उन्हें मार दिया था। ये बात मुझे खुद दाई ने बताई थी। मानव हैरान हो गया, उसने सोचा नहीं था जो कभी उनके पापा के फ्रेंड होते थे वो पैसों की लालच में ये कर दिया। मानव बोला, दाई माँ। मनन ने हाँ में सर हिला दिया। बाकी सब जो ये सब ध्यान से सुन रहे थे। अभिमन्यु बोला, यार आप क्लियर बताओ ना क्या हुआ था? मनन ने हाँ में सर हिला दिया और बताने लगा, जब छोटे पापा और छोटी मम्मा का की मौत पापा को खटक रही थी, इसलिए उन्होंने हम दोनों को विदेश भेज दिया था। लेकिन कुछ सालों बाद डैड और मोम की मौत की न्यूज आई तो हम दोनों यहाँ आ गए। हमें भी यही लग रहा था कि उनका एक्सीडेंट हुआ है, इस बात पर यकीन भी कर लिया था। लेकिन जब बाद में प्रिंसेस के गायब होने की खबर मिली तो हम ढूंढने लगे, लेकिन उनका कोई पता नहीं चल रहा था। एक दिन अचानक घर पर पुराने नौकर के पास दाई माँ का फोन आया, भाई घर पर नहीं थे। जब उनसे बात की तो पता चला था कि इन सब के पीछे उदय कश्यप के साथ साथ सजीव सिसोदिया ने भी उन्हें धोखा दिया था। सिर्फ पैसों की लालच में उन्होंने पापा और छोटे पापा से गद्दारी की थी। उसी वक्त जान से मार देना चाहता था, लेकिन प्रिंसेस की वजह से चुप हो गया। दाई माँ ने कहा था कि अगर हमने कुछ भी किया तो वो प्रिंसेस को मार डालाएगा, इसलिए कुछ भी नहीं करा, आपको बता भी नहीं पाया। लेकिन आपको शक मम्मा पापा की मौत होने पर शक हो गया और आप उनके कातिल को ढूंढने लगे, इसलिए हम दोनों का भी एक्सीडेंट करवा दिया गया, जहाँ पर आप और मैं दोनों बच गए। लेकिन हमें छुपना पड़ा और छुपकर जीने के लिए एक नई पहचान बनानी थी, जो अनजाने में ही रौनक की जान बचाकर अपने आप बन गई थी। और आप भी मानवी के साथ रहने लगे। रौनक के साथ रहते रहते उसके बाप का नाम पता चला, तब से उससे फिर से बदला लेने की उम्मीद जाग गई, इसलिए उसके साथ रहकर उसे धोखा रहता रहा था। वो मजबूर हो जाए यहाँ आने के लिए, इसलिए उसे बर्बाद करने की हर कोशिश की। वो कुछ भी करता उससे पहले ही उस पर पानी फेर देता या उसके दुश्मन को बता देता जिससे उसका नुकसान होता, लेकिन इस वजह से भी वो नहीं आया। आयुधिक ये सुनकर सर्द लहजे में बोला, लेकिन अब अपने बेटे की मौत की खबर सुनकर जरूर आएगा। ये बोलकर वो बाहर की तरफ चला गया। उसके पीछे बाकी बॉय भी चले गए और लड़कियां हॉल में बैठ गई क्योंकि अभी आराध्या दो रही थी, उसकी नींद डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। आयुधिक विला से बाहर आया, एक एक कर गाड़ियां आकर रुकी। आयुधिक उस एक कार में बैठे गया और बाकी बॉयज भी बैठ गए। उनकी कार विला से रवाना हो गई। खंडनुमा जगह आयुधिक एक सोफे पर बैठा था, उसी के साथ बाकी सब बॉयज भी खड़े थे। आयुधिक गुस्से से अपने सामने कदमों से थोड़ी दूर पड़े। रौनक, समर, मणि को गुस्से से घुर जा रहा था, लेकिन उन तीनों की हालत हद से ज्यादा खराब थी। उनके कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे, जहां पर जलने के और मारने के निशान थे। उनके चेहरे पर भी जगह जगह कट लगे हुए थे, मुंह से खून निकल रहा था। ये सब आयुधिक के कहने पर उसके आदमियों ने किया था। आयुधिक अपनी जगह से खड़ा हुआ है और गार्ड को इशारा किया तो उसने आयुधिक के हाथ में एक औजार पकड़ा दिया। आयुधिक उसे लेकर नीचे बैठा और मणि को घूरते हुए बोलता, बहुत शौक है मुझसे बदला लेना का, आज मैं बताता हूँ बदला लेना किसे कहते हैं। उसकी आवाज इतनी खतरनाक थी कि वहां खड़ा हर एक शख्स कांप उठा था।
आयुधिक ने ये बोलकर मणि के बालों को कसकर पकड़ा और उसका सर जमीन पर दे मारा, जिससे वहां पर मणि की दर्द भरी चीख गूंज उठी। आयुधिक इतने पर भी नहीं रुका, उसने उसका सर पकड़कर फिर उठाया और लगातार उसका सर जमीन पर मारने लगा। सर पर ज्यादा वार होने से मणि दर्द से चीखते हुए अपना दम तोड़ देता है। आयुधिक ये देख रुक गया, उसने उसकी लाश को वही गुड़का दिया। उसने अब समर और रौनक को देखा, डर से कांपे जा रहे थे। आयुधिक उन्हें देखकर तिरछा मुस्कुराया और उनकी तरफ बढ़कर सर्द लहजे में बोला, डर लग रहा है, लगना भी चाहिए। आखिर ऐसी गलती की है जिसकी सजा सिर्फ मौत है। ये बोलकर वो समर का हाथ पर अपने चमड़े के जूते को रगड़ने लगा, जिससे समर दर्द से बिलख उठा। वो अपना हाथ छुड़ाना चाहता था, लेकिन आयुधिक की पकड़ बहुत टाइट थी। आयुधिक उसका हाथ को तब तक मसलता रहा जब तक हड्डियों के चटक चटक की आवाज के साथ हाथ से खून निकलने लग गया। हमें नहीं पता ऐसा होता है या नहीं, बस कहानी की रिक्व्याड है। आयुधिक ने अपना पैर हटाया और नीचे झुका समर के बालों से पकड़कर उसका सर ऊपर उठाया और उसकी नाक पर मुक्का मारा, जिससे उसकी नाक से खून निकलने लगा। आयुधिक सर्द मगर गुस्से वाले लहजे में बोला, बहुत शौक है मेरी कमजोरी का फायदा उठाने का, मुझे कदमों में झुकाने का। आज तू झुकेगा साला। ये बोल उसने उसके हाथ को मोड़ दिया, उसका हाथ लटक गया। आयुधिक उसका गला दबाने लगा, जिससे दर्द से चीखते समर की आवाज बंद हो गई। उसे सांस नहीं रही थी, उसे घुटन होने लगी। उसे ऐसा लग रहा था कि अब वो नहीं बचेगा। तभी आयुधिक ने इसे छोड़ा, जिससे वो तेज 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 सांस लेना लगा। आयुधिक ने तभी उसके भेजे में गोलियां उतार दी, खून की पिचकारी आयुधिक के चेहरे उड़ी। वो बहुत भयानक लग रहा था। आयुधिक ने लगातार गोलियां चलाई, जिससे समर की भी मौत हो गई। आयुधिक ने गन दूसरी तरफ उछाल दी और रौनक को देखा, जो डर से अब एक कोने में बैठा कांप रहा था। उसे आयुधिक से डर लग रहा था। आयुधिक सर्द लहजे में बोला, मेरी डॉल को किडनैप करने की हिम्मत भी कैसे हुई तेरी। इसी के साथ वहां चीखें गूंज उठी, क्योंकि आयुधिक गुस्से में बेरहमी से उसके हाथ की उंगलियां काट रहा था। रौनक अपना हाथ खींचने लगा, जिससे आयुधिक ने उसकी उंगली खींच ली, जिससे वो दर्द से बिलखता रह गया। उसकी चीखें सुनकर बाकी बॉयज भी देख रहे थे। अगर अब वो आयुधिक को रोकने गए तो आयुधिक ही उन सब का भी बुरा हाल कर देगा, क्योंकि बात उसकी डॉल की थी। आयुधिक उसके हाथ को मोड़ते हुए सर्द लहजे में बोला, मेरी डॉल को किडनैप करने की साजिश रची, मेरी जान को दर्द दिया। उसने उसका हाथ घुमा दिया, जिससे उसका हाथ टूट गया। रौनक दर्द से बिलखते हुए उससे छूटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आयुधिक पर तो जैसे आज भूत सावर हो गया हो। उसे उसकी चीखें सुनकर सुकून महसूस हो रहा था कि कैसे इस आदमी की वजह से उसकी डॉल उससे दूर रही। उसकी डॉल को डराया, धमकाया, उसे बांध कर रखा, उसे दर्द दिया, उसकी आंखों में आंसू दिए, जिसे वो एक बच्चे की तरह रखता था। उस पर एक खरोच भी उसे बर्दाश्त नहीं थी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इस शख्स रौनक की वजह से उसकी डॉल ने ये सब चीजें सही, तो वो इतनी आसानी से तो उसे नहीं छोड़ने वाला था। आयुधिक ने एक गार्ड को इशारा किया तो एक गार्ड एक बोतल लेकर आया, जिसमें धुआं निकल रहा था। आयुधिक वहां से दूर हट गया और इस गार्ड ने वो बोतल रौनक के शरीर पर डाल दी, जिससे उसके शरीर जलने लगा, वहां घाव होने लगे। वो दर्द से चीखते चीखते बेहोश हो गया। अब तेजाब की जलन किससे बर्दाश्त होती थी, और उसकी तो हालत पहले से ही खराब थी। आयुधिक ये देखकर एक गार्ड से गन मांगी और सारी गोलियां रौनक के शरीर पर चला दी। रौनक की भी मौत हो गई। आयुधिक उन तीनों की लाशों को देखकर सर्द लहजे में बोला, इन लाशों को इनकी सही जगह पहुंचाओ। ये बोलकर वो चला गया। वही उसकी बात सुनकर बाकी बॉयज समझ गए कि इन लाशों को रौनक के घर पहुंचानी है, ताकि इसकी खबर सुनकर इसका बाप भागा भागा वहां आ जाए, जिसके बाद वो उसे भी इतनी ही बुरी मौत दे। आयुधिक वहां से निकलकर एम रूम में गया और बाथरूम में जाकर एक सावर लिया। उसके चेहरे और हाथों पर उन तीनों का खून जो लगा था और चेहरे पर भी खून के छींटे थे, वो सारे साफ हो गए थे। उसने वहां रखी अपनी कबर्ड से आपने कपड़े पहने और वहां से रवाना हो गया। वो बाहर आया तो बॉयज गाड़ी में उसका वेट कर रहे थे। वो सब कार में बैठे और विला के लिए निकल गए। रात 10 बजे एपीएस विला कारों का काफिला आकर रुका। उसमें से सब बॉयज बाहर निकले और अंदर आए तो सारी गर्ल्स बैठी बैठी बातें कर रही थी। उन्हें देखकर ध्यान उनकी तरफ गया, जिससे उन्होंने बोल दिया कि फ्रेश होकर आ जाए, डिनर रेडी है। ये देखकर सब बॉयज ने हाँ में सर हिला दिया और आपने रूम में फ्रेश होने चले गए और थोड़ी देर बाद बाहर आए और सबने साथ मिलकर डिनर किया। डिनर करने के बाद आयुधिक ने आराध्या को अचानक से गोद में उठा लिया और ऊपर रूम की तरफ चला गया। किसी को कुछ समझ ही नहीं आया कि ये हुआ क्या है। शौर्य सनाया को देखकर बोला, मुंह बंद कर लो, मक्खी घुस जाएगी। सनाया जो मुंह खोले इस चीज को देख रही थी, शौर्य की आवाज से हड़बड़ा गई और अपना मुंह बंद कर लिया और उसे गुस्से से घूरते हुए बोली, हर बार बकवास करना जरूरी है क्या। शौर्य बोला, जबान को लगाम दो, तुम अभी मेरे घर में बैठी हो समझी। सनाया बोली, हाँ हाँ, अपने घर में तो कुत्ता भी शेर होता है। ये बोलकर वो अपने रूम की तरफ भागी। शौर्य जो उसकी बात को उसके भागने के बाद समझा, वो भी उसके पीछे पकड़ने भागा। बाकी सबको उन दोनों को देखकर हंसी आ गई, क्योंकि दोनों टॉम और जेरी की तरह ही थे। सूर्यमन भी नामे सर हिलाकर अपने रूम में चला गया। उसके पीछे कीर्ति भी बहाना बनाकर चली गई। रणविजय ने अवनी को इशारा किया और टेरेस की तरफ चला गया। उसके बाद अवनी भी चली गई।
मानव ने भी मानवी को चलने का बोल दिया तो वो दोनों भी रूम में चले गए। मनन थक गया था तो वो भी रूम में चला गया। अनाया सब कपल को जाते देखकर अपने रूम में जाने लगी, जिसे देखकर अभिमन्यु भी उसके पीछे चला गया। ये देखकर किंजल भी अनाया के पीछे जाने लगी। ये देखकर ध्रुवा ने उसका हाथ पकड़ लिया, जिससे किंजल बोली, तुमने मेरा हाथ क्यों पकड़ा? ध्रुवा ने जल्दी से हाथ छोड़ दिया और बोला, सॉरी, मेरा इंटेंशन वो नहीं था, मैं तो बस तुम्हें रोकना चाहता था। किंजल की बोहे सिकुड़ गई। वो बोली, और वो क्यों भला? ध्रुवा बोला, वो अभी को अनाया से बात करनी है और तुम जाओगी तो वो बात नहीं हो पाएगी, इसलिए रोका। किंजल बोली, लेकिन उनको क्या बात करनी है? ध्रुवा बोला, वो तो सुबह पता चल जाएगा। ये बोल वो जाने लगा। किंजल उसका हाथ पकड़कर रोकती हुई बोली, अरे तुम कहाँ चले? ध्रुवा बोला, रात को इंसान सोने ही जाता है। किंजल बोली, अरे मेरा मतलब वो नहीं है, तुम चले जाओगे तो मैं बात किससे करूंगी? ध्रुवा बोली, तुम्हें बात करनी ही क्यों है, रूम में जाकर सो जाओ। किंजल मासूमियत से बोली, नहीं जा सकती ना, अवनी और सनाया एक साथ एक रूम में है, मैं और अनाया एक रूम में है, कीर्ति तो अकेली सोती है तो मैं कहाँ जाऊँ? वो किसी को भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी क्योंकि सब अपने में ही बिजी थे। ध्रुवा उसे देखकर बोला, चलो। किंजल बोली, कहा? ध्रुवा बोला, मेरे रूम में। किंजल हैरानी से बोली, मतलब? ध्रुवा उसके सर पर चपत लगाकर बोला, ज्यादा मत सोचो, तुम्हें नींद नहीं आ रही है, मुझे भी नहीं आ रही है, दोनों मूवी देखेंगे। किंजल खुशी से हाँ में सर हिला देती है। दोनों भी ध्रुवा के रूम में चले जाते हैं। आयुधिक आराध्या को गोद में लेकर ऊपर आ गया। अपने रूम का अपने पैर से गेट खोला और लात मारकर वापस गेट बंद कर दिया और आराध्या को बेड पर बैठा दिया और सख्त आवाज में बोला, आराम करने को कहा था ना, तो रूम में रहना था, नीचे क्यों गई? आराध्या ने आयुधिक का बात का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि गुस्से से बेड पर लेट गई और सर से पांव तक ब्लैंकेट से खुद को कवर कर लिया। ये देखकर आयुधिक की बोहें सिकुड़ गई, क्योंकि ये लड़की इतनी सी बात पर गुस्सा होने वालों में से नहीं थी, बल्कि उल्टा उसे परेशान करती थी। लेकिन आज का उसका रिएक्शन देखकर ही वो समझ गया कि मैडम के दिमाग में कोई बात जरूर चल रही है। आयुधिक भी उसके साइड में लेट गया और उसकी कंबल को झटके से खींचकर हटा दिया और उसे खुद के ऊपर लेटा दिया और सख्त आवाज में बोला, मैंने ऐसा भी क्या बोला जो ये गाल फूलकर गुब्बारा बन गए? उसके गाल को खींचते हुए बोला था। आराध्या जो उसके इस हरकत से पहले ही गुस्सा थी, लेकिन उसके खुद के गाल खींचने पर चीड़ गई और चीड़ कर बोली, इससे आपको क्या है, आपको तो हमारी कोई परवाह है ही नहीं ना? आयुधिक उसकी बात सुनकर उसे घूरता हुआ बोला, इतने से दिमाग में ये बातें आती कहाँ से हैं? आराध्या उसे घूरती हुई बोली, सही बोल है, समझे, आपके लिए तो आपका काम ही इम्पोर्टेंट है ना, अगर आपको हमारी परवाह होती तो हमें छोड़कर नहीं जाते, ऊपर से हमें सुना रहे हो, बोर हो रहे थे तो चले गए, हम बाहर नहीं, लेकिन खुद को सुनना जरूरी है ना? आराध्या की बात सुनकर आयुधिक को अब समझ आया कि उसकी लिटिल वाइफी इतने गुस्से में क्यों है। ये देखकर उसे उस पर खूब प्यार आया। उसने झटके से उसे पलट दिया। अब आलम ऐसा था कि आराध्या नीचे थी और आयुधिक उसके ऊपर था। आराध्या तो उसके इस एक्शन से हैरान ही हो गई थी। उसे ये चीज बाद में समझ आई कि क्या हुआ है। उसे खुद पर आयुधिक की गहरी नजरें महसूस कर कर उसके पेट में तितलियां उड़ने लगी। उसे पता था कि उसकी ऐसी नजरों का क्या मतलब है। आयुधिक उसके एक्सप्रेशन वो समझ गया और उसे छेड़ते हुए बोला, क्या हुआ डॉल? आराध्या हल्के गुस्से से बोली, कुछ नहीं हुआ, आप हटो हमारे ऊपर से। आयुधिक उसके चेहरे पर झुकते हुए बोला, मैं तो नहीं हटूंगा। ये बोलकर उसने आराध्या के होठों को अपने होठों में कैद कर लिया और चूमने लगा। आराध्या ने पहले तो उसका साथ नहीं दिया, लेकिन बाद में वो भी उस किस में बहक गई और खुद भी उसका साथ देने लगी। सनाया जो शौर्य से बचकर अपने रूम की तरफ भागी थी, लेकिन उसके पीछे पीछे शौर्य आ गया, जिसे देखकर वो रूम का गेट बंद करने वाली थी। तभी शौर्य ने अपने हाथ से गेट बंद करने से रोक दिया और उसे धकेलते हुए अंदर आ गया, जिसे देखकर सनाया ने अपना थूक सटक लिया। शौर्य उसे खुद से डरते देखकर तिरछा मुस्कुराया और बोला, अब कैसे बचोगी बेबी? ये बोल वो उसकी तरफ लपका कि सनाया रूम में भागते हुए बोली, देखो ये बेबी, सैबी मत बोला करो और मेरे रूम से जाओ। शौर्य को उसका ऐसा रिएक्शन देखकर बड़ा मजा आ रहा था। वो भी उसे फूल छे रहा था, जिससे सनाया चीरकर उसके ऊपर पिल्लो फेंक रही थी और शौर्य उसे कैच कर रहा था। आखिर में उसने उसे घुमाकर पकड़ ही लिया, लेकिन बैलेंस न बन पाने की वजह से दोनों एक साथ बेड पर जाकर गिर गए, जहां सनाया शौर्य के नीचे थी और शौर्य उसके ऊपर। शौर्य उसका चेहरा देखने लगा, जिसने गिरने के डर से आंखें बंद कर ली थी। वो इस समय बहुत क्यूट लग रही थी। शौर्य उसमें खो गया, वो उसके चेहरे की तरफ झुकने लगा। सनाया जिसकी आंखें बंद थी, जब कुछ ऐसा वैसा महसूस ना कर कर उसने आंखें खोली तो उसकी नजरें सीधे शौर्य पर गई, लेकिन उसे खुद के ऊपर झुके देखकर वो हड़बड़ा गई। उसने उसे धक्का दे दिया, जिससे शौर्य बेड पर साइड में जाकर गिर गया। शौर्य की निंद्रा उसके इस हरकत से टूटी। उसने सनाया को देखा, जो बेड पर बैठी उसकी तरफ ही हैरान भरी नजरों से देख रही थी। ये देखकर उसने कसकर आंखें बंद कर ली। उसे याद आ गया कि अगर वो थोड़ा और झुकता तो दोनों के बीच किस पक्की थी। उसे अपनी सोच पर गुस्सा भी आया। वो झट से आंखें खोल फट से बेड से खड़ा हुआ और सनाया को बिना देखे सॉरी बोलकर चला गया।
सनाया उसे ऐसे जाते देखकर लेहले तो थोड़ा चौंकी, लेकिन बाद में उड़ के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो बोली, ओह, तो मिस्टर लड़ाका को ऐसे शांत कर सकते हैं। अभिमन्यु का रूम। अनाया अभिमन्यु के रूम के सोफे पर बैठी थी और अभिमन्यु उसके सामने कब से कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था लेकिन बोल नहीं पा रहा था। ये देखकर अनाया बोली, आपको कुछ बोलना है या मैं जाऊं? अभिमन्यु बोला, बोल रहा हूं ना। अनाया चीड़ गई और बोली, पिछले आधे घंटे से आप यही कह रहे हो लेकिन कुछ और बोल ही नहीं रहे हो। जा रही हूं मैं यहाँ से। अभिमन्यु उसे जाते देखकर उसका हाथ पकड़कर उसे दीवार से लगा देता है और आंख बंद कर बोलता है, अनाया, मैं नहीं जानता कब कैसे लेकिन मुझे तुमसे पहली नज़र वाला प्यार हो गया है। आई लव यू। उसने इतनी स्पीड से बोला कि अनाया उसे हैरानी से देखने लगी, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वो अभिमन्यु को देखने लगी। अभिमन्यु ने ये सब बोलने के बाद आंख खोली और देखा तो वो उसे गुस्से से देख रही थी क्योंकि उसने उसके देखने से पहले ही अपनी मुस्कान छिपा ली थी। अभिमन्यु बोला, देखो ऐसे मत देखो, जल्दी से जवाब दो। अनाया उसे देखकर बोलती है, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? मैं तो आपको अपना दोस्त मानती हूँ। आप ऐसा सोचते हंसी मेरे बारे में नहीं, ये सोच भी नहीं सकती। वो ये सब इतनी गंभीरता से बोल रही थी। अभिमन्यु जल्दी से बोला, देखो, अगर तुम्हें जवाब नहीं देना कोई बात नहीं, हम दोस्ती नहीं तोड़ेंगे, तुम सब भूल जाओ। हाँ, भूल जाओ। ये सुनकर अनाया की हंसी निकल गई, जिसे देखकर अभिमन्यु हैरान हो गया और बोला, मतलब तुम मजाक कर रही थी? अनाया ने हाँ में सर हिला दिया और हंसते हुए बोली, शक्ल देखी थी अपनी, ऐसा लग रहा था अभी रोने लगोगे। अभिमन्यु बोला, अच्छा बच्चू, मुझ पर हंस रही हो, अभी तुम्हारी हंसी बंद करता हूँ। ये बोलकर वो उसके गाल पर होठ रख देता है जिससे अनाया की बोलती बंद हो जाती है। अभिमन्यु ये देखकर बोला, अब बताओ, क्या तुम भी मुझसे प्यार करती हो? अनाया होश में आती है और उसे देखती है जो बेसब्री से उसके जवाब का इंतजार कर रहा था। अभिमन्यु बोलता है, बोलो ना। अनाया कुछ नहीं बोलती, बस उसके गालों को अपने हाथ में भरकर एडिया ऊपर उठाकर उसके सर पर अपने होठ रख देती है, जिसे महसूस कर अभिमन्यु की आंखें बंद हो जाती हैं। महबूब के लम्स का एहसास होठों से ज़्यादा सर पे महसूस करने से सुकून मिलता है। अनाया अपने होठ उसके सर से हटाकर उसे देखती है। अभिमन्यु भी उसके होठों का एहसास ना पाकर उसे देखता है। अनाया बोलती है, अब भी जवाब की जरूरत है। अभिमन्यु ना में गर्दन हिलाकर उसे गले लगा लेता है। अनाया भी उसे वापस गले लेती है। आज इन दोनों के इश्क का भी इजहार हो गया था। ध्रुव और किंजल दोनों बेड पर बैठे हुए सामने लगी एलईडी पर हॉरर मूवी देख रहे थे, जहां किंजल बार बार डर कर अपनी आंखें बंद कर लेती है। ध्रुव को उस पर हंसी भी आ रही थी लेकिन वो हंस नहीं सकता था। सूर्यमन का रूम। सूर्यमन और कीर्ति एक दूसरे की बाहों में बैठे हुए एक दूसरे से बात कर रहे थे। टेरेस पर अवनी झूले पर बैठी थी और रणविजय उसके गोद में सर रख लेटा हुआ था। उसकी आंखें बंद थी, अवनी उसका सर सहला रही थी। वो बस एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। मानव। मानवी का रूम। मानवी मानव के सीने से लगी लेटी हुई थी और मानव उसका सर सहला रहा था। मानवी बोली, मान, आपसे एक बात पूछूं? मानव उसके बालों में हाथ चलता हुआ बोला, हुमम। मानवी बोली, आपन अभी तक हमसे हमारी लाइफ को लेकर कोई सवाल नहीं किया, बस हमसे शादी के लिए मान गए बिना कुछ जाने। मानव उसकी बात सुन एक पल को चुप हो गया, लेकिन फिर बोला, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बस उस लड़की को जानता हूँ जिसने एक अजनबी की मदद की, उसकी देखभाल की बिना ये जाने कि वो कैसा है, अच्छा या बुरा। मुझे उस लड़की से प्यार हुआ था तो मुझे नहीं लगा कि कुछ और जानना चाहिए। मानवी अपनी कार से कहीं जा रही थी। अचानक उसकी कार के सामने एक लड़का आ गया। वो बाहर गई तो देखा कि एक लड़का है जो कि जमीन पर पिट के बल पड़ा है। ये देख कर वो पहले तो घबरा गई, लेकिन हिम्मत कर आगे आई। उसे चेक किया तो उसके सामने एक चेहरा आया जो कि मानव का था। उसके चेहरे पर जख्म थे, उसके कपड़ों पर भी खून लगा हुआ था और उसके हाथ में कुछ ज्यादा ही खून था। देखकर लग रहा था कि गोली मारी गई है। ये देखकर वो डर गई, लेकिन वो उस हालत में उसे छोड़कर जाना भी नहीं चाहती थी, इसलिए उसने बड़ी मेहनत कर उसे गाड़ी में लेटाया और हॉस्पिटल के लिए निकल गई और वहां पर उसका इलाज करवाया और पैसे देकर वहां सबका मुंह बंद कर दिया, इसलिए कोई पुलिस केस नहीं हुआ। मानव को ट्रीटमेंट के बाद होश आया तो उसे पता चला कि एक लड़की उसे यहाँ लाई है। जब उसने पहली बार मानवी को देखा था तब भी इसे अनजानी नहीं लगी थी। दोनों धीरे धीरे दोस्त बने। मानव और मानवी एक ही घर में रह रहे थे। दोस्त बनकर उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई और दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली थी। मानवी बोली, लेकिन आज मैं बताना चाहती हूँ, आप जानते हैं आयु भाई और अभी भाई से मैं एक अनाथ आश्रम में मिली थी जब अयोधिक अभिमन्यु को लेकर वहां से भागा था, तब वो वही गया था। वहाँ हर रोज मैं मम्मा पापा के साथ जाया करती थी। दोनों मेरा छोटे बच्चे की तरह ध्यान रखते थे, लेकिन ये बात मम्मा पापा को अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए उन्होंने मुझे बाहर पढ़ने भेज दिया और आयु भाई और अभी भाई से बोला कि वो मुझसे कभी ना मिले। ये बात मुझे कुछ टाइम पहले ही पता चली थी, इसलिए मैं उन्हें ढूंढते हुए ही इंडिया आई थी और वो मिल भी गए थे, लेकिन बिजनेस की वजह से मैं उनसे दूर थी, लेकिन आप मुझे मिले। मानव बोला, मैंने कभी ये बात तो पूछी ही नहीं थी, मेरे लिए मेरी नवी से ज्यादा कोई जरूरी नहीं। मानवी बोली, आई लव यू दिल। उसने उसे टाइट हक कर लिया। बदले में मानव ने भी उसे अपनी बाहों में कस लिया और उसके सर पर किस कर ली।
अगली सुबह सिसोदिया विला, ये विला भी एक खूबसूरत विला है। इसी विला के बाहर एक वैन आकर रुकी, उसमें से किसी ने 3 बोरी फेंकी और वहां से हवा की रफ्तार से रवाना हो गई। ये देखकर वहां खड़ा गार्ड जल्दी से उस तरफ भागा और उधर जाकर देखा तो उस बोरी में से खून निकल रहा था। ये देखकर वो गार्ड हैरान हो गया। वो जल्दी से अंदर की तरफ भागा और बाकी गार्ड को बुलाया और उनकी मौजूदगी में वो बोरियां खोली जिसमें रौनक, समर और मणि की लाशें थी। ये देखकर सब गार्ड हैरान हो गए कि ये किसने किया। ये देखकर एक गार्ड बोला, सर को खबर करनी चाहिए। ये बोलकर उसने रौनक के असिस्टेंट को कॉल किया और यहाँ की बात बताई, जिसे सुनकर कुछ ही समय में वो यहाँ आ गया और यहाँ आकर उन्हें देखकर उसकी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गई। तभी उसकी नज़र एक चिट्ठी पर गई जिसे देखकर उसने उसे उठा लिया और पढ़ा तो उसमें जो लिखा था वो पढ़कर वो डर गया। असिस्टेंट ने हिम्मत कर अपना फ़ोन निकाला और एक नंबर डायल किया। घंटी जा रही थी। सामने से कॉल उठाया तो एक आवाज़ आई, हाँ बोलो। ये रौनक के पिता सजीव सिसोदिया थे। असिस्टेंट डरते हुए बोला, सर वो। सजीव बोला, ये क्या लगा रखा है, काम की बात कर वरना फ़ोन रख। असिस्टेंट ये सुनकर बोला, सर रौनक सर को किसी ने मार दिया है। सजीव ये सुनकर उनके होश उड़ गए कि ये क्या सुन लिया, कहीं गलत तो नहीं सुन लिया। उसने तेज आवाज में बोला, क्या बकवास कर रहा है। असिस्टेंट बोला, सर बकवास नहीं कर रहा हूँ, हकीकत है ये। सजीव बोला, किसने किया ये सब। असिस्टेंट बोला, ये तो नहीं पता सर, लेकिन उनकी लाश के साथ एक चिट्ठी मिली है। सजीव जी बोले, क्या लिखा है उसमें। असिस्टेंट बोला, बहुत जी लिया तू सुकून से, अब तेरी मौत आई है, सालों पुराना हिसाब अब पूरा होगा। सजीव जी ये सुनकर एक बारी तक सोच में पड़ गए, लेकिन फिर बोले, मैं आज की फ्लाइट से इंडिया आ रहा हूं, तब तक तुम ढूंढो कि किसने मेरे बेटे को मारा है। ये बोलकर उसने फ़ोन रख दिया। असिस्टेंट ने भी उसकी बात मानकर पहले तो उनकी लाशों को अंदर लेकर गया और अपने आदमियों को उनके कातिल को ढूंढने के काम पर लगा दिया है। एपीएस विला आयुधिक को खबर मिल गई थी कि उनकी लाशें सही जगह पर पहुंच गई हैं। अब बस उसे इंतजार था तो सिर्फ सजीव सिसोदिया के इंडिया आने का, फिर वो सब दुश्मनों का एक साथ ही शिकार करेगा। रात का वक्त सिसोदिया विला, सजीव इंडिया आ गया था। अपने बेटे की लाश को देखकर वो टूट सा गया था, लेकिन उसने हिम्मत रखी थी और इसके कातिलों को भी ढूंढ रहा था। उसने दिल पर पत्थर रखकर उसका अंतिम संस्कार किया, साथ ही मणि और समर का भी करवाया, क्योंकि उन्हें लगा था कि ये सब दोस्त हैं। 5 महीने बाद किंग हेल, कुछ लोगों बेहोशी की हालत में कुर्सी से बंधे हुए थे। उनके चेहरे पर बस वहां लग रही एक पीली लाइट की रोशनी से उनका चेहरा दिख रहा था, जो कि शर्मा फैमिली थी। शैलेश, सुषमा, रविश, रवीना, ऋषि और राधिका का थे। उन सबको धीरे धीरे होश आने लगा। उसने खुद को अनजान जगह बंधे हुए पाकर पहले तो वो डर गए, लेकिन एक दूसरे को देखकर बाद में खुलने की कोशिश करने लगे, चिल्लाने लगे। तभी दरवाजा खुला और एक साया अंदर आया। उस साये को देखने लगे, जो कि अंधेरे में उन्हें साफ नहीं दिख रहा था। देखते देखते उस पूरी जगह पर रोशनी होने लगी। उसने सामने देखा तो वो वहां आराध्या खड़ी थी, जिसने ब्लैक जीन्स और ब्लैक जैकेट, लॉन्ग शूज, उसका एक अलग ही ओरा था। वो मासूम किसी भी एंगल से नहीं लग रही थी। उसे देखकर वो सब हैरान हो गए। रवीना जी चिल्लाकर बोली, ये सब तूने किया, खोल हमें वरना बहुत बुरा मरूंगी तुझे। वो आराध्या को पहले भी ऐसे ही डरा कर रखती थी और वो डर भी जाती थी, लेकिन आज नहीं। आज आराध्या को ये सब सुनकर कुछ फर्क न हो पड़ा। आराध्या ये सुनकर टेढ़ा मुस्कुरा कर बोली, ओ बंधी हुई हो फिर भी घमंड है, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। रविश जी भी तेज आवाज में बोले, खोल दे लड़की वरना अच्छा नहीं होगा। आराध्या आराम से उन्हें देखकर बोली, नहीं खोलूंगी। ये बोलकर उसने वहां टेबल पर रखा हंटर उठा लिया और उसे लेकर उनकी तरफ बढ़ी और उनकी कुर्सी पर चलाया, जिससे रविश दर्द से चीख उठा। वही सब उसे देखकर डर गए। आराध्या ने लगातार 3-4 बार वो हंटर मारा और पीछे हो गई। उसके पीछे होते ही उन सब के ऊपर बर्फ से भी ठंडा पानी गिरने लगा, जिससे उन लोगों को ऐसा लगा कि उनका शरीर जम गया है। तभी इसी के साथ गर्म पानी गिरा, जिससे उनके शरीर से धुएं निकलने लगे। वो दर्द से चिल्ला रहे थे, लेकिन आराध्या बिना भाव के खड़ी उन्हें देख रही थी। शैलेश जी दर्द से तड़पते हुए बोले, बेटा मैं तो तेरा दादा हूँ, खोल दे मुझे, मैंने कुछ नहीं किया, सब इन लोगों ने किया। सुषमा जी बोली, हाँ हाँ बेटा खोल दे, सब इन लोगों ने किया है। आराध्या बोली, जानती हूँ मैं ये सब। सुषमा, शैलेश के चेहरे पर स्माइल आ गई, लेकिन आराध्या की आगे की बात सुनकर उनके चेहरे का रंग उड़ गया। आराध्या आगे बोली, लेकिन सजा तो मिलेगी। तुम लोगों के सामने इन लोगों ने हमारे साथ इतना गलत किया, लेकिन तुम दोनों ने नहीं रोका, बल्कि जब ये हमें तकलीफ देते थे तुम दोनों इन्हें और तकलीफ देने को बोलते थे। ये सुनकर सबके चेहरे का रंग उड़ गया कि इतना कैसे पता चल गया, ये चूहिया अचानक शेरनी कैसे बन गई। राधिका गुस्से से बोली, भूल गई तुम कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। अगर तुमने अब कुछ भी किया तो पहले बच गई थी, अब नहीं बचोगी। आराध्या ने उसकी तरफ बढ़कर उसे खींचकर थप्पड़ मार दिया, जिससे उसका चेहरा एक तरफ झुक गया। आराध्या ने लगातार उसे थप्पड़ मारे और बोली, कैसे भूल सकती हूँ कि तुमने मेरे साथ क्या किया था। एक लड़की होकर तुमने उन लड़के को हमारे साथ जबरदस्ती करने के लिए अकेला छोड़ दिया। ये बोल उसने उसे और थप्पड़ मारे, जिससे राधिका की हालत कुछ बोलने लायक नहीं बची थी। ऋषि ये देखकर गुस्से से बोला, मेरी बहन को मत मारो वरना।
आराध्या गुस्से से बोली, वरना क्या कर लोगो। उसने उसकी तरफ बढ़ी जिसे देखकर ऋषि डरकर चुप हो गया। ये देखकर आराध्या के चेहरे पर तिरछी मुस्कान आ गई। वो उनसे थोड़ा दूर खड़े होकर गुस्से से बोली, तुम सबकी वजह से हमारे बचपन खराब हुआ। तुम लोगों ने हमें उन गिरे हुए लोगों को बेच दिया सिर्फ हमारी प्रॉपर्टी के लिए। तुम सबको इन सब का हिसाब चुकाना पड़ेगा अपनी जान देकर। ये बोलकर उसने गन निकाली और उनकी तरफ की। ये देखकर वो सब डर गए। रवीना ये देखकर बोली, अगर तुमने हमें मारा तो टीम नहीं बचोगी। अनिरुद्ध तुम्हें ढूंढ रहा है। तुमने जो उसके भाई की हालत की थी ना, उसकी सजा के लिए अगर हम लोगों को कुछ भी हुआ तो उसे पता चल जाएगा। फिर वो तुम्हारे साथ जो नहीं कर पाया था ना, वो करेगा तुम्हारे जिस्म। आराध्या जो उसकी बात सुन रही थी, जब अनिरुद्ध का जिक्र हुआ उसे एक बारी के लिए डर लगा, क्योंकि उसके दिमाग में वो सारी बातें चलने लगी थी। वो कमजोर पड़ रही थी, उसके कदम लड़खड़ा गए। वो गिरती उससे पहले ही किसी ने उसे पीछे से बाहों में भर लिया, जिसे महसूस कर उसने पीछे मुड़ कर देखा। वो आयुधिक था। उसकी पिठ उसके छोड़े सीने से लगी हुई थी। आयुधिक ने उसे पीछे से बाहों में भरा और उसके हाथ में पकड़ी गन पर आपने हाथ रखे और उसके हाथ से गोली चलवा दी। निशाना इतना सटीक था कि वो गोली सीधे रवीना के सर पर लगी। उसके शब्द मुंह में ही रह गए और उसने दम तोड़ दिया। ये सब देखकर सब एक डर गए। रविश कुछ बोलता उससे पहले ही एक और गोली चली जो उसके सीने पर लगी थी। वहां से खून निकल रहा था और वो तड़प रहा था। तड़पते हुए उसने दम तोड़ दिया, जिसे देखकर सुषमा जी के दिल में दर्द होने लगा। उन्हें हार्ट अटैक आया और उन्होंने भी दम तोड़ दिया। ये देखकर शैलेश की भी सांसें अटक गई। वो दोनों अपने बेटे की मौत का गम बर्दाश्त नहीं कर पाए थे, लेकिन उन्हें उनके किए की सजा मिली थी। ऋषि और राधिका दोनों तो शौक में ही थे कि ये क्या हुआ। वही एक और गोली चली जो ऋषि को लगी थी, उसकी भी मौत हो गई। दूसरी तरफ राधिका बची थी, जिसे मरना नहीं था। उसकी नजरें बार बार आयुधिक पर जा रही थी, जो बहुत हैंडसम था। वो उस पर भी फिदा हो गई थी। उसे आराध्या से जलन हो रही थी। वो आयुधिक को देखकर बोली, मुझे मत मारो, जो तुम कहोगे मैं करने को तैयार हूँ। ये सुनकर आयुधिक की बोहें सिकुड़ गई। वही आराध्या का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, क्योंकि ये लड़की उसके पति को खुलेआम अपने साथ रात गुजारने का ऑफर कर रही थी। राधिका आगे बोली, देखो मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारी सारी जरूरतें पूरी करने को तैयार हूँ। ये सुनकर तो आराध्या का दिमाग ठनक गया। वही आयुधिक उसके पेट पर आपने हाथ लपेटकर उसके कंधे पर अपना सर रखे बड़े आराम से खड़ा था। वो आराधना के कान में फुसफुसाते हुए बोला, डॉल अब क्या करोगी? ये तो तुम्हारे सामने मुझे क्या कह रही हैं? वैसे भी ये हैं तो ठीक ठाक ही, वो उसे छेड़ते हुए बोला, लेकिन उसका छेड़ना आराध्या के दिल को जला गया। आराध्या ने भी गुस्से से बोला, आप घर चलो, आपको बताती हूँ। और रही इसकी बात इसकी तो, ये बोल उसने अपनी गन की बची बाकी सारी गोलियां उसके शरीर में उतार दी, जिससे राधिका खून से लथपथ हो गई और उसकी भी मौत हो गई। आज शर्मा फैमिली का भी अंत हो गया था। आराध्या उन सबको मारने के बाद पीछे घूमी और आयुधिक को गुस्से से घूरती हुई बोली, ज्यादा अच्छी नहीं लग रही थी वो। आयुधिक उसका खूबसूरत चेहरा देखकर उसके गाल को चूमते हुए बोला, डॉल में तो बस ऐसे ही बोल रहा था, इतनी सीरियस मत हो। आराध्या उसकी कॉलर पकड़कर बोली, हमें नहीं पसंद कि आप किसी भी लड़की को देखें या वो आपको देखे। आपको देखने का हक सिर्फ हमारे आराध्या आयुधिक प्रताप सिंह का है। आयुधिक ने उसकी बात पर हाँ में गर्दन हिला दी। आखिर उसी की वजह से ही तो उसकी बीवी ऐसी बन गई थी, तो उसे उसकी बात तो माननी ही थी। आराध्या उसके इस रिएक्शन से स्माइल आ गई। उसने उसकी कॉलर छोड़ दी और बोली, अब इनका क्या करना है? उसने उन पड़ी लाशों की तरफ इशारा कर कर कहा था। आयुधिक उसके गाल पर हाथ रखकर बोला, डोंट वरी, उन्हें मैं देख लूंगा, पर उससे पहले तुम किसी और को देख लो। आराध्या ने अपनी बोहें उचका दी, जिस पर आयुधिक ने उसका हाथ पकड़ा और उसे लेकर वहां के रूम से बाहर आया और एक रूम के अंदर गया, जहां पर आराध्या ने सामने देखा, फिर आयुधिक को देखा, जिस पर आयुधिक सामने देखते हुए बोला, अब गेम खत्म करने की बारी। जिस पर आराध्या ने हाँ में गर्दन हिला दी और आपने कदम सामने की तरफ बढ़ा दिए और आयुधिक वहां आराम से एक चेयर पर बैठ गया। उसे भी तक आपने बीवी के जलवे देखने थे। आराध्या आगे आई, जहां पर प्रिया बंधे हुए कुर्सी पर बेहोशी की हालत में पड़ी थी। ये देखकर आराध्या ने वहां खड़े एक गार्ड से बोली, होश में लाओ इसे। ये सुनकर गार्ड ने साइड में जाकर बटन प्रेस किया। इसी के साथ ठंडा पानी प्रिया के ऊपर गिरा, जिससे वो फड़फड़ाकर उसने आंखें खोली और धीरे धीरे चारों तरफ देखा, जहां उसे आराध्या और कुछ लोग खड़े दिखे। ये देखकर उसे गुस्सा आने लगा। वो गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, हु द हेल आर यू? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें यहाँ लाने की? तुम मुझे जानते नहीं हो। प्रिया दवे नाम है मेरा, खोलो मुझे। आराध्या उसकी गुस्से वाली आवाज सुनकर बेपरवाही से बोली, ओ प्रिया दवे हो, इसलिए ही अपनी मौत जे करीब हो? प्रिया गुस्से से बोली, मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई? आराध्या घमंड से बोली, आराध्या आयुधिक प्रताप सिंह में बहुत हिम्मत है। प्रिया उसके पीछे आयुधिक का नाम सुनकर सोच में पड़ गई। तभी एक सर्द आवाज आई, क्या कर रही हो डॉल? जल्दी खत्म करो ना, इसे बहुत बकवास कर रही हैं। ये सुनकर उसने उस दिशा में देखा तो उसे आयुधिक दिखा। ये देखकर प्रिया की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वो बोली, मिस्टर सिंह आप यहाँ? ये लड़की? आयुधिक कुछ बोलता उससे पहले ही आराध्या गुस्से से बोली, बीवी हूँ इनकी। आयुधिक ने नामे गर्दन हिला दी। उसकी डॉल उसके लिए हद से ज्यादा पॉसेसिव जो हो गई थी। प्रिया ये सुन शॉक हो गई। उसे समझ नहीं आया कि ये क्या
हो रहा है उसके साथ। एक तो वो पहले मॉल में शॉपिंग करने गई थी। जब वो शॉपिंग कर कर घर जा रही थी तभी पार्किंग में अचानक कोई उसके सामने आ गया। उसने पता नहीं उस पर कैसा स्प्रे किया जिससे वो बेहोश हो गई। होश आया तो वो यहाँ थी और उसे किडनैप भी किया था। तो उसके न्यू बिजनेस पार्टनर की बीवी ने, जिसे वो क्या दुनिया तक नहीं जानती कि आयुधिक ने शादी कर ली है, वो इसी चीज के शौक में थी। तभी उसे अपने शरीर पर अचानक से धक्का लगा जिससे उसकी दर्द के मारे आह निकल गई, क्योंकि उसे ऐसे देखकर आराध्या के इशारे पर गार्ड ने उस पर बलबलता पानी उसके ऊपर डाल दिया था। प्रिया दर्द से बिलखती हुई बोली, मिस्टर सिंह आप ये क्यों कर रहे हो? हम तो बिजनेस पार्टनर हैं। आराध्या उसकी बात और सर्द लहजे में बोली, ओ बिजनेस पार्टनर है, कोई सच का पार्टनर नहीं है, समझी? बकवास बंद करो। प्रिया को आराध्या पर शदीद गुस्सा आया। वो आयुधिक से बोली, मिस्टर सिंह अपनी पागल बीवी को समझाओ, ये जानती नहीं है कि मैं किसी की बहन हूं। अगर उन्हें पता चला तो इसका पता तक नहीं चलेगा। ये सुनकर आयुधिक को भी गुस्सा आया। उसने अपनी गन उस पर चला दी जो कि सीधा उसके पैर पर लगी। उसकी चीख निकल गई। आयुधिक सर्द आवाज में बोला, मेरी बीवी जान है मेरी, अगर एक खरोच तक आई ना तो सब बर्बाद करने की ताकत रखता है ये आयुधिक प्रताप सिंह। आराध्या के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। प्रिया को यह सुनकर और गुस्सा आया। वो गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, आखिर क्या है इस लड़की में जो तुम मेरी तरफ नहीं देखा? इससे ज्यादा अच्छा स्टैंडर्ड है मेरा। मेरे माँ बाप की लाडली औलाद हूँ, बहुत पैसा है मेरे पास, तुम्हारी सारी जरूरतें भी पूरी कर सकती हूँ। आयुधिक को इसकी बात पर और गुस्सा आया। वो कुछ करता उससे पहले ही चटाक की आवाज गूंजी जिसे देखकर इसकी आंखों में गर्व उत्तर आया, क्योंकि आराध्या ने यह सुनकर उल्टा उसे ही खींचाकर थप्पड़ मार दिया था जिससे उसका चेहरा साइड में झुक गया था। आराध्या गुस्से से बोली, तुम जैसी लड़कियों की वजह से बाकी लड़कियों को खराब बोलते हैं। जो लड़की खुद किसी लड़की की इज्जत के सौदा कर कर इस मुकाम पर पहुंची है वो मेरे किरदार के बारे में बोल रही हो? ये बोलकर वो उसे कुर्सी समेत नीचे गिरा देती हैं और एक हंटर मांगती हैं। उसका गुस्सा देखकर तो एक बारी प्रिया डर जाती है। वही आयुधिक बोलता है, जाग गई मेरी शेरनी। आराध्या ने उस हंटर से प्रिया को जब तक मारा तब तक वो अधमरी ना हो गई। वो तब रुकी जब आयुधिक ने उसके हाथ से हंटर खींचकर फेंक दिया था। वो आयुधिक के गले लगे गहरी सांस ले रही थी। उसकी सांस फूल गई थी। आयुधिक ने उसका सर सहलाया और गार्ड से पानी मंगाकर उसे पानी पिलाया। तब आराध्या को बेहतरीन महसूस हुआ। तब जाकर आयुधिक ने उसे छोड़ा और उसके कहने पर वापस अपनी जगह पर बैठ गया। उसके जाने के बाद आराध्या ने उसके बालों को पकड़ और उसे जोर से खींच लिया। उसके बाद उसने एक पकड़ से उसके नाखून को खाल से निकलना शुरू किया जिससे वो दर्द से बार बार बिलख रही थी। लेकिन आराध्या शायद इतनी बेरहम हो गई थी कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। आराध्या ने उसे 10 उंगलियों के नाखून काटने के बाद ब्लेंड लेकर उसके शरीर पर कट लगाने लगी। प्रिया तो दर्द की वजह से बेहोश हो गई थी, जिसे देखकर आराध्या उससे दूर हुई। उसने फिर से गार्ड को इशारा किया तो उसने पहले ठंडा पानी फिर गर्म पानी उसके ऊपर गिरा दिया। वो पूरी बेहोशी से अधी होश में आई, जिसे देखकर आराध्या बोली, योर टाइम इज ओवर। ये बोलकर उसने आयुधिक से गन लेकर सारी गोलियां उसके शरीर में उतार दी। प्रिया का शरीर खून से लटपथ हो गया। उसने तड़पते हुए दम तोड़ दिया। आराध्या आयुधिक की तरफ आई और बोली, अब चले। आयुधिक ने हाँ में गर्दन हिला दी और वहां खड़े एक गार्ड को बोला, इन्हें इनकी सही जगह पहुंचा देना। गार्ड ने हाँ में सर हिला दिया। आयुधिक ने आराध्या को अपनी गोद में उठा लिया, जिस पर आराध्या ने अपने हाथ उसकी गर्दन पर लपेट लिए और सर उसके सीने पर टिका दिया। वो ये सब चीजें कर कर थक जो गई थी। आयुधिक उसे लेकर वहां से बाहर चला आया। उसके बाहर आते ही गाड़ियां आकर रुकी। एक आदमी ने गेट खोला। आयुधिक उसे गोद में लिए ही अंदर बैठ गया और गाड़ियां वहां से निकल गई। आयुधिक कार में बैठा अपनी डॉल को शिद्दत से देख रहा था, जो कि उसकी बाहों में आंखें बंद किए सुकून से थी। अब हम भी जान ले कि आयुधिक की मासूम डॉल इतनी खतरनाक कैसे हो गई। तो चलते बता देते हैं कि इन 5 महीने में क्या हुआ। रौनक सिसोदिया की मौत के बाद सजीव सिसोदिया इंडिया आ गए थे। उनसे कुछ दिन बाद उदय दवे उनसे मिलने आए। उन्होंने जब चिट्ठी के बारे में बात की तो उदय दवे ने रौनक की किसी से दुश्मनी के कारण मौत की बात कही, जिस पर सजीव सिसोदिया को यकीन नहीं हो रहा था। लेकिन फिर भी वो उस वक्त बात मान गए और उसके कातिल को ढूंढने लगे। लेकिन इस बीच उनके पास दूसरी चिट्ठी आई जिस पर और सौफ एस का लोगो था। ये देखकर दोनों डर गए, क्योंकि ये आराध्या के पिताजी और मानव के पिताजी का सरनेम था जिसे वो बिजनेस की दुनिया में यूज करते थे। ये देख दोनों डर गए और रौनक के कातिल को छोड़कर इस चीज के बारे में पता लगवाने लगे। लेकिन इस बीच आयुधिक और उसकी गैंग ने उन्हें फंसाना शुरू कर दिया था, जिस पर वो फंसते ही चले गए थे। आयुधिक इन सब से बदला लेने के साथ आराध्या को भी स्ट्रांग बना रहा था। रखी उस पर कभी कोई आन जाए तो वो खुद मुकाबला कर सके, इसलिए वो उसे रोज सुबह जल्दी ट्रेनिंग देता था, जिसमें पहले तो आराध्या नहीं मानी थी। लेकिन जब उसे फाइट सीखने का असलियत मकसद पता चला तो वो मान गई और पूरी लगने से सीखने लगी। वो जल्दी जल्दी सीख रही थी, जिसका सारा क्रेडिट आयुधिक को ही जाता था। लेकिन इस बीच बाकी बॉयज भी अपनी अपनी वाली को फाइट की ट्रेनिंग देते थे। इसी बीच उनका थोड़ा रोमांस भी हो जाता था।
इस बीच सारिया के बीच कम लड़ाइयाँ हो रही थी। वो एक दूसरे को पसंद करने लगे थे लेकिन कभी बताया नहीं था। ध्रुवल काफी हद तक एक दूसरे को जानने लगे थे। बाकी अनाम्यू, अवी, सुरती की लव स्टोरी अच्छी चल रही थी और हमारे मावी और आराधिक की मैरिड लाइफ भी बहुत अच्छी चल रही थी। और बाकी बचे मनन जिनकी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड थी मानसी, वो भी आ गई थी। सब कपल अच्छे से चल रहे थे। लेकिन इस बीच आयुधिक अनिरुद्ध दवे के साथ बिजनेस में शामिल हो गया था, लेकिन धीरे धीरे उसका काला धंधा खत्म कर रहा था, जिससे अनिरुद्ध गुस्से से बौखला जाता था लेकिन उसे ढूंढने पर भी कुछ नहीं मिलता। इस बीच सागर और प्रिया, उन दोनों का तो अलग ही चलता रहता था। अनिरुद्ध उसी के साथ बाकी बचे शर्मा फैमिली के टच में था ताकि अनिरुद्ध को आराध्या जा पता चल जाए और वो अपने भाई की हालत का बदला ले सके, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा था क्योंकि आराध्या का प्रोटेक्टर आयुधिक जो था, दाई माँ की हालत भी बिगड़ गई थी। उन्होंने भी इस दुनिया को अलविदा कह दिया था, जिससे आराध्या बहुत टूट गई थी, लेकिन उसका डेविल ने उसे संभाल लिया था और इतना प्यार मिलने के कारण वो इन चीज़ों से जल्द ही उभर गई थी और उसका फोकस अपने दुश्मनों पर आ गया था। इसलिए ही अब सब खत्म करने का टाइम आ गया था। आयुधिक ने शर्मा फैमिली और को अपने गार्ड के जरिए उनके घर से ही किडनैप करवा लिया था, जिसकी खबर किसी को भी नहीं, और उनका अंत भी हो गया। और प्रिया दवे के साथ यही किया था, लेकिन सब आयुधिक इनकी मौत की खबर सुनाकर अपने दुश्मनों को सारी चीजों से रूबरू करवाना चाहता था कि अब लड़ाई सामने से होंगी। बहुत हो गया लुका छुपी का खेल, अब इसे खत्म करना ही होगा। आयुधिक ने गार्ड के जरिए उनकी लाशों को उन तक पहुंचा देने का फैसला किया था। एपीएस विला आयुधिक की कार का काफिला आकर रुका। एक गार्ड ने गेट खोला, आयुधिक और आराध्या बाहर निकले और विला के अंदर आ गए। विला के अंदर सारे बॉयज और गर्ल्स बैठे बातें कर रहे थे। उन्हें देखकर आराध्या के चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान आ गई। उसे देखकर सब भी बहुत खुश हो गए क्योंकि पिछले एक हफ्ते से वो आयुधिक के साथ बाहर गई हुई थी, इसलिए सब उससे मिलने आए थे। आराध्या खुशी से सबसे मिली, सब भी उसे मिले। सब ने साथ में खाना खाया, खूब सारी बातें की। इसी बीच आराध्या ने सबको बोल दिया कि सूर्यमन, कीर्ति, रणविजय, अवनी, अभिमन्यु, अनाया, मनन, मानसी, इन सब के रिश्ते का पता चल गया था। तो वो चाहती थी वो सब भी शादी कर ले, लेकिन सब नहीं मान रहे थे। लेकिन आराध्या की जिद थी कि उसे भाभी चाहिए, इसलिए सब मान गए। लेकिन शर्त ये थी कि पहले सारे दुश्मनों को खत्म करेंगे फिर सब शादी करेंगे। इसलिए बात को आराध्या को मानना पड़ा था। तब जाकर ये डिस्कशन खत्म हुआ था और सब अपने रूम में सोने चले गए थे। रात 11 बजे दवे विला से कुछ दूरी पर बाहर 5 वेन आकर रुकी। उस समय से एक गार्ड ने दूरबीन के जरिए विला का जायजा लिया तो उसे इसलिए वक्त विला के करीब को आदमी नहीं दिखा। ये देखकर वो बोला, रास्ता साफ है। ये सुनकर वो वेन विला के सामने आ गई। उसके गेट खुले और एक साथ 15-20 गार्ड बाहर आए। उन्होंने शर्मा फैमिली और प्रिया की लाशें बाहर निकाली और गेट के सामने बिछा दी और एक बड़ा सा ब्लैक रोज का बुके जिसके साथ एक एनवल्प भी रख दिया और सब गाड़ी में बैठ गए और विला के गेट की तरफ फायरिंग की, जिससे विला के अंदर हलचल मच गई। ये आवाज सुनकर उदय जी, अनिरुद्ध, सागर जो इसी विला में रहता था वो सब उठ गए और गार्ड भी मेन गेट की तरफ भागे। तब तक वो वेन वहां से रवाना हो चुकी थी क्योंकि उनका काम सिर्फ उन सबको जगाना था, ना कि उनके सामने आना। अनिरुद्ध, उदय, सागर तीनों भी बाहर की तरफ आए। गार्ड की भीड़ देखकर वो आगे आए तो उदय जी के कदम लड़खड़ा गए। वही अनिरुद्ध और सागर हैरान रह गए क्योंकि उनके सामने लाशें पड़ी थी जो कि बहुत बुरी हालत में थी। एक गार्ड की आवाज से अनिरुद्ध होश में आया और प्रिया की तरफ भागा और उसे जगाने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो जिंदा होती तो उठती, वो तो मर चुकी थी। तभी सागर की नजर वहां रखे बुके और एनवल्प पर गई, जिसे देखकर उसने वो एनवल्प उठा लिया और अनिरुद्ध से बोला, आनी ये देख। अनिरुद्ध ने उसकी तरफ देखा तो उसे उसके हाथ में एनवल्प दिखा तो उसने उससे वो लिया और उसे खोला और उसे पढ़ा तो उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। उसमें खून उत्तर आया था। वो गुस्से मगर तेज आवाज में जोर से चिल्लाया, आयुधिक प्रताप सिंह, तूने ये अच्छा नहीं किया, मैं जान से मार दूंगा तुझे। सागर और उदय जी भी ये नाम सुनकर थोड़े हैरान हो गए। वो ये नाम क्यों ले रहा है, ये जानने के लिए उदय जी ने वो चिट्ठी ली जिसमें लिखा हुआ था कि उदय कश्यप उर्फ उदय दवे, कैसा लगा अपनी बेटी की लाश देखकर? ऐसा ही मेरी जान को भी लगा था जब उसने अपने माँ बाप को खोया था। जब तेरे बेटे अनिरुद्ध और अविरल ने मेरी जान को गंदी नजरों से देखा था, उसे तकलीफ दी थी, आज वही तकलीफ सूद समेत तुझे लौटा रहा हूँ। और हाँ, ये तो सिर्फ ट्रेलर है, जल्द ही इन सब की जगह तुम सब की लाशें पड़ी होंगी, लेकिन इनका अंतिम संस्कार करने के लिए तू है, लेकिन तुम लोगों के लिए कोई नहीं होगा। चील कौवे खाएंगे, तुम्हें इतनी भयानक मौत मिलेगी कि तुम्हारी रूह तक कांप जाएगी। ये वादा है आयुधिक प्रताप सिंह का। ये पढ़कर अब उदय जी को समझ आ गया था कि वो किस बारे में बात कर रहा है। वही अनिरुद्ध भी समझ गया था कि इन सब के पीछे किसका हाथ है और किसकी वजह से हो रहा है। वो गुस्से से घुराया, मुझे वो चाहिए किसी भी कीमत पर। पहले उसे हासिल नहीं कर पाया था, अब उसे इतना तड़पाऊंगा कि उसकी रूह तक कांप जाएगी। वो तड़पेगी तो ये आयुधिक भी तड़पेगा, पता करो कैसे मिलेगी वो। उसकी तेज आवाज सुनकर सब गार्ड काम पर लग गए। वही कोई था जो ये सब लाइव देख रहा था, वो और कोई नहीं आयुधिक प्रताप सिंह था जो अपने स्टडी रूम में बैठा ये सब बड़े आराम से देख रहा था। उसकी गुस्से से मुट्ठी भिज गई थी। वो गुस्से वाली सर्द आवाज में बोला,
मौत तेरे करीब आ रही है, फिर भी तेरा घमंड नहीं टूट रहा है। इसे तो मैं तोड़ कर रहूंगा। मेरी डॉल के बारे में गलत सोचने की सजा तो मिलकर रहेगी। वो लैपटॉप बंद कर उठा और अपने रूम की तरफ चला गया, क्योंकि वो ये देखने के लिए स्टडी रूम में आ गया था ताकि आराध्या की नींद डिस्टर्ब ना हो। आयुधिक का रूम। आयुधिक स्टडी रूम से अपने रूम में आया तो देखा कि आराध्या बेड पर बैठी आंखें मल रही थी। ये देखकर वो उसके पास आया और बोला, क्या हुआ? आराध्या ने आंखों पर से हाथ हटाकर उसे देखा और मासूम आवाज में बोली, भूख लग रही है। आयुधिक ने उसे घूर कर देखा, क्योंकि पिछले 3-4 दिनों से आराध्या डिनर के वक्त थोड़ा सा ही खाती, फिर रात को उसे भूख लगती तो वो उसे परेशान करती थी। आराध्या ने उसके घूरने से मासूम मुंह बना लिया और बोली, डेविल ऐसे मत देखो ना, भूख लग रही है, जल्दी से कुछ खाने को दो ना। उसने अपने हाथ लंबे कर दिए। आयुधिक ने उसे अपनी गोद में उठा लिया तो आराध्या ने अपने पैर उसकी कमर पर लपेट लिया। आयुधिक उसे लेकर किचन में आया। उसने उसे स्लैब पर बिठा दिया और बोला, क्या खाना है? आराध्या बोली, जो जल्दी जल्दी बने। आयुधिक ने उसे देखा और खाना बनाने लग गया। उसने थोड़ी ही देर में वेजिटेबल सैंडविच बना दिया था और आराध्या को अपने हाथों से खिलाया और उसे लेकर वापस रूम में चला गया। आयुधिक उसे लेकर रूम में आया और बेड पर लेटा कर खुद भी साइड में लेट गया। आराध्या आयुधिक के लेटते ही उसके पेट पर बैठ गई। आयुधिक ने बोहे उठाकर उसे देखा, जिस पर आराध्या ने उसे आंख मार दी। आयुधिक बोला, क्या हुआ, सोना नहीं है? आराध्या बोली, नींद नहीं आ रही है। आयुधिक आकर्षक आवाज में बोला, आखिर इरादा क्या है? आराध्या अदा से उसके चेहरे पर अपनी एक उंगली फेर कर बोली, रोमांस करने का। आयुधिक ने उसे झट से घुमाया। अब वो उसके ऊपर था और आराध्या उसके नीचे। वो उसके चेहरे पर झुककर बोला, बहुत गलत किया, सोए शेर को जगा दिया मेरी जान। वो उसे किस करने लगा। आराध्या के हाथ उसके बालों में चलने लगे। आयुधिक के हाथ उसके पूरे शरीर पर रेंगने लगे। उसके होठों को पेसेंट होकर किस करने लगा। थोड़ी देर में उनके कपड़े फर्श पर पड़े थे। अब रूम में आराध्या की सिसकियों की आवाज गूंज रही थी। अगले दिन अनिरुद्ध ने अपनी बहन का और बाकी सबका अंतिम संस्कार किया। वो बदले की आग में जल रहा था। उसे कैसे भी कर आयुधिक से बदला लेना था, लेकिन उसे कोई मौका नहीं मिल रहा था। वो दिन रात एक कर सबकी जानकारी निकलवा रहा था और उसे मिल भी गई थी। इस बीच 1 हफ्ता बीत गया। अब वो उन पर वार करने के लिए घात लगाए बैठा था, लेकिन उन सब की सिक्योरिटी बहुत टाइट थी, जिससे अनिरुद्ध उन तक पहुंच ही नहीं पा रहा था, जिससे वो बौखलाया जा रहा था। लेकिन आज शायद उसे वो मौका मिल गया था, क्योंकि आज 1 हफ्ते बाद कीर्ति अपने हॉस्पिटल जा रही थी, एक अर्जेंट सर्जरी की वजह से। जब वो सर्जरी कर अवनी के साथ उसकी कार में वापस विला जा रही थी, तभी अचानक से उनकी कार के सामने एक साथ 2 कारें और पीछे 2 कारें आकर रुकी, जिससे अवनी ने झटके से गाड़ी रोकी और सामने देखा, जहां उन गाड़ियों में से कुछ लोग उतर रहे थे। उनके हाथ में बंदूक थी। ये देखकर वो दोनों समझ गई कि कोई खतरा है। अवनी वापस गाड़ी पीछे लेने लगी, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। वो लोग जन की गाड़ी तक पहुंचा गए। उन्होंने शीशे तोड़े और लोग खोलकर उन दोनों को बाहर निकाला। वो उनसे छूटने की कोशिश करने लगे, लेकिन उन लोगों ने उनके मुंह पर रुमाल रख दिया और वो बेहोश होकर झूल गई। ये देखकर उन आदमियों ने उन्हें अपनी गाड़ी में बिठाया और उनकी गाड़ी में अपनी जेब से एक पर्ची निकाल कर डाल दी और अपनी कार में बैठकर वहां से रवाना हो गई। दूसरी तरफ सनाया और अनाया दोनों को आज अपने मम्मा पापा से मिलने जाना था, लेकिन रास्ते में किसी ने उन्हें किडनैप कर लिया था। एपीएस विलर्स। अब दोपहर हो गई। आराध्या, किंजल, मानवी, मानसिक चारों उन चारों को फोन करने लगी, लेकिन चारों ने कॉल पिक नहीं किया तो वो परेशान हो गई। उन्होंने उसके हॉस्पिटल और अवनी और अनाया सनाया जहां गई थी वहां भी कॉल किया, लेकिन पता चला वो तो कब की निकल गई। ये सुनकर वो दोनों और परेशान हो गई। उन्होंने बॉयज को भी ये खबर मिल गई। 1 घंटे में ही सारे बॉयज घर आ गए थे, सूर्यमन और रणविजय। अभिमन्यु को ये पता चला। वो दोनों भी परेशान हो गए। सब ने अपने अपने सोर्सेस से पता करने की कोशिश की, लेकिन उनका पता नहीं चला। तभी आयुधिक के पास एक कॉल आया कि उनकी गाड़ी सड़क पर खड़ी है। ये सुनकर सारे बॉयज वहां से निकल गए। उन्हें आधा घंटा हुआ होगा कि विला के फोन पर एक कॉल आया, जिसे मानसी ने पिक किया तो सामने से जो कहा उसे सुनकर वो जम सी गई। उसकी हालत देखकर आराध्या ने सुना तो वो भी डर गई, क्योंकि सामने से किसी ने कहा था, अगर अपने परिवार वालों की सलामती चाहती हो तो बिना किसी को बताए इस एड्रेस पर आ जाओ। ये सुनकर आराध्या वहां जाने लगी, लेकिन सब लड़कियों की जिद की वजह से वो तीनों भी उसके साथ निकल गई। वही बॉयज जब उस रोड पर पहुंचे तो उन्हें कीर्ति और अवनी की कार दिखी। सूर्यमन जल्दी से उसके पास आया, लेकिन वो दोनों नहीं दिखी, बल्कि उसकी नज़र वहां रखी चिट पर गई, जिसे देखकर उसने उसे खोला तो उसमें लिखा था कि बड़ा शौक है ना तुझे जान लेने का, अब तेरे अपने मरेंगे तब तुझे जो दर्द होगा तकलीफ होंगी, उसे देखकर मुझे सुकून मिलेगा। अगर उन्हें बचाना चाहता है तो दवे विला आ जा। ये सुनकर सबकी मुट्ठी कस गई। सब गाड़ी में बैठे और दवे विला के लिए निकल गए। वही उन चारों को भी दवे विला का ही एड्रेस मिला था, तो वो भी वहां के लिए निकल गई।
दवे विला जगह जगह पर गार्ड खड़े पहरेदारी कर रहे थे, उनके हाथ में बड़ी बड़ी बंदूकें थी। इसी विला के बाहर 2 कारें आकर रुकी। सिक्योरिटी चेकिंग के बाद वो कार अंदर आई, उसमें से 2 गार्ड निकले। फिर उन्होंने उसमें से 2 लड़कियां यानी कीर्ति और अवनी का हाथ पकड़कर उन्हें खींचकर निकाला। वो दोनों बेहोश थी लेकिन उन्हें रास्ते में होश आ गया था। वो दोनों उन्हें खींचकर विला के अंदर ले जाने लगे। विला के अंदर लाकर उन्होंने झटके से उन्हें जमीन पर फेंका। वो दोनों जाकर किसी के कदमों के आगे जाकर गिरी। उन्होंने सामने नजरें उठाकर देखा तो उन्हें एक आदमी खड़ा दिखा, जिसे देखकर वो पहचान गई कि यही अनिरुद्ध दवे हैं। उसे देखकर उन दोनों की आंखों में गुस्सा दिखने लगा, जिसे देखकर अनिरुद्ध ने उन दोनों के बालों को कसकर पकड़ा। शुरू बोला, अब तुम दोनों के आशिक की सजा तुम भुगतोगी। गार्ड की तरफ देखकर बोला, ले जाओ रे इसे, इनके आशिक आना बाकी हैं। वो दोनों उन दोनों को खींचकर एक कमरे में लाकर पटक दिया। इसी के साथ विला के बाहर 2 कारें और आकर रुकी। वो भी अंदर आई। उसमें से गार्ड ने 2 और लड़कियों को निकाला जो कि बेहोश थी। वो और कोई नहीं, अनाया और सनाया थी। गार्ड उसे अंदर लेकर आए तो अनिरुद्ध के ऑर्डर पर उन दोनों को भी उसी कमरे में लाकर कुर्सियों से बांध दिया गया था। हॉल में अनिरुद्ध, सागर, उदय, सजीव चारों बैठे हुए थे। उदय जी बोले, अनी तुम्हें पक्का यकीन है वो आयुधिक और वो लड़की यहाँ आएंगे? अनिरुद्ध बोला, क्यों नहीं आएगी, ये कमजोरी बड़ी खराब चीज होती है, किसी को भी झुकने पर मजबूर कर देती हैं और उन सबको झुकाने के लिए 4 लड़कियां ही काफी हैं। सागर बोला, टेंशन मत लीजिए अंकल, आज तो उन सब की मौत पक्की है। साजिव जी बोले, इतनी बुरी मौत मिलनी चाहिए जिसने मेरे बेटे को मारा है। अनिरुद्ध बोला, मौत तो मिलेगी, कितनी सच होती है उसकी बात, क्या सच में मारेगा वो या खुद मरेगा ये तो वक्त ही बताएगा। दवे विला के बाहर एक साथ 10 काली कारें स्पीड से उसका गेट को तोड़ते हुए अंदर आई, जिससे सब लोग हड़बड़ा गए लेकिन बाद में सतर्क हो गए और उन गाड़ियों पर फायरिंग करने लगे। लेकिन उन गाड़ियों में से कोई बाहर नहीं आया, ना ही उन कार को गोलियों से नुकसान हुआ। ये देखकर वो गार्ड आगे आए और उन्होंने गेट को खोलने के लिए हाथ लगाया ही था, लेकिन झटके से गेट खुला और वो नीचे जमीन पर गिर पड़े। बड़े स्टाइल से सभी बॉयज बाहर निकले। बाकी गार्ड उन्हें देखकर उन पर गोली चलाने लगे, लेकिन सभी बॉयज पहले से ही सतर्क हो गए और अपनी अपनी गन से वो भी उन सबको मारने लगे। गोलियों की आवाज अंदर तक जा रही थी, जिनसे वो समझ गए कि बाहर क्या चल रहा है, लेकिन वो आराम से बैठे रहे। उन्होंने बाहर जाने की जहमत तक नहीं उठाई थी, क्योंकि उन्हें लग रहा था उसके इतने सारे गार्ड हैंडल कर लेंगे। लेकिन ये उनकी गलतफहमी थी, क्योंकि बाहर सारे बॉयज और उनके गार्ड उसके आदमियों को बेरहमी से मारे जा रहे थे। सभी बॉयज ने बहुत जल्दी अनिरुद्ध के सारे गार्ड को खत्म कर दिया था। आयुधिक स्टाइल से अपनी गन को घुमाते हुए अंदर चला गया, वही उसके पीछे बाकी बॉयज भी आ गए। वो जैसे ही अंदर आए उसे उन्हें देखकर अनिरुद्ध बोला, क्या बात है सागर, अपने आदमी तो किसी काम के ही नहीं जो इन कुत्तों को यहाँ आने से रोके। कुत्ता सुनकर सभी बॉयज को गुस्सा आ गया। वो उसे मारने आगे बढ़े तो आयुधिक ने हाथ दिखकर रोक दिया और अनिरुद्ध से बोला, वो क्या है ना कि हर कुत्ते को वो राजा लगता है, लेकिन वो भूल गया कि राजा सिर्फ एक होता है और वो है आयुधिक प्रताप सिंह। अनिरुद्ध उसकी बात पर हंसकर बोला, चल तू खुद को राजा समझता है, लेकिन इस राजा की कमजोरी कहाँ है, क्या ये उसे नहीं पता? उसकी बात सुनकर सबकी गुस्से से मुट्ठी भींच गई। सागर बोला, चल दीदार तो करा दे आखिरी बार इन्हें इनकी मोहब्बत का। सब बॉयज खुद को कंट्रोल कर खड़े थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अभी अनाया, सनाया, कीर्ति, अवनी इनके पास हैं। अनिरुद्ध ने वहां खड़े कुछ गार्ड को इशारा किया तो वो गार्ड उन चारों को लेकर आए, जिन्हें देखकर सूर्यमन उस तरफ जाने लगा। लेकिन अनिरुद्ध ने सूर्यमन के बाजू पर गोली चला दी, जिससे आयुधिक को गुस्सा आ गया। उसने अनिरुद्ध के हाथ पर लात मारी, जिससे गन उछलकर उसकी तरफ आ गई। फिर इसने अनिरुद्ध को लात मारी, जिससे वो नीचे गिर गया। सागर भी मारने के लिए आगे आने लगा, लेकिन रणविजय उसे मारने लगा। बाकी ध्रुव और शौर्य ने सबको जल्दी से छुड़ाया और सब उन गार्ड से लड़ने लगे। आयुधिक अनिरुद्ध को लाते ही मारा जा रहा था, जिसे देखकर उदय जी भी आयुधिक पर वार करने लगे, लेकिन आयुधिक ने झटके से उन्हें पीछे धक्का दिया, जिससे वो सोफे पर गिर गए। सजीव जी भी लड़ने आए, लेकिन सूर्यमन ने उसे खींचाकर लात मार दी, वो जमीन पर गिर पड़ा। सब ऐसे ही लड़ रहे थे। अब अनिरुद्ध के हाथ से बाजी जाते दिख रही थी, क्योंकि सभी बॉयज उन चारों को ताबड़तोड़ मार रहे थे, जिनसे वो बहुत घायल हो गए थे। आयुधिक अनिरुद्ध के मुंह पर मुक्के बरसाए जा रहा था, तभी एक आवाज आई, रुक जाओ वरना इसे जान से मार दूंगा। सबने उधर देखा तो अविरल खड़ा था, जिसे 2 दिन पहले ही होश आया था। उसने आराध्या पर के गले पर चाकू रखा हुआ था। वही उसके पीछे 10 गार्ड खड़े थे, जिनमें से 3 ने मानवी, मानसी, किंजल पर गन रखी हुई थी। ये देख आयुधिक और बाकी सब बॉयज के कदम रुक गए। अनिरुद्ध हंसते हुए बोला, क्या हुआ, कैसा लगा? सब इस लड़की की वजह से हो रहा है ना, इसे तो तेरे सामने तड़पा तड़पा कर मरूंगा। वो आराध्या की तरफ बढ़ा। उसे देखकर आराध्या की आंखों में डर दिखने लगा, जिसे देखकर आयुधिक उसकी तरफ बढ़ने को हुआ। उससे पहले ही अभी आए कुछ गार्ड ने उन सब पर बंदूक तान दी। अनिरुद्ध आराध्या के पास आया। उसे देखकर अविरल को देखकर बोला, क्या बात है छोटे, बिल्कुल सही टाइम पर आया है। अविरल हंसते हुए बोला, वो तो आना ही था, आखिर इस चिड़िया के पंख भी काटने पड़ेंगे ना। उसने आराध्या के गले पर चाकू का दबाव बनाया, जिससे उसके गले पर कट लग गया। आराध्या की आह निकल गई।
आयुधिक ये देखकर उसके करीब बढ़ने को हुआ, लेकिन गार्ड की वजह से जा नहीं पाया क्योंकि सब पर गन रखी हुई थी। उनका एक कदम और सब खत्म वाला हाल था। वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। आयुधिक ने सोच समझकर सूर्यमन, रणविजय, मनन, मानव को इशारा किया तो उन लोगों ने हाँ में गर्दन हिलाई और एक साथ तीनों ने एक दूसरा का नाम चिल्लाकर गार्ड पर अटैक किया, जिससे बाकी सबको समझ नहीं आया क्या हुआ। वही अविरल की पकड़ ढीली देखकर आराध्या ने उसे धक्का दिया और आगे की तरफ भागी, लेकिन अनिरुद्ध ने उसके बालों को बेदर्दी से पकड़कर खींचा और उसे जमीन पर फेंक दिया। आराध्या की आह निकल गई। आयुधिक की नज़र जब आराध्या की हालत पर गई उसे बेहिसाब गुस्सा आया। वो अनिरुद्ध की तरफ बढ़ा, उसने उसे बहुत बुरी तरीके से मारने लगा। वही अवनी ने आराध्या को खड़ा किया था। अविरल भी आयुधिक लड़ने आगे आया, लेकिन वो एक साथ उन दोनों को आराम से संभाल रहा था। वही बाकी सब भी वापस लड़ने लगे, लेकिन इस बीच सनाया की नज़र सजीव जी पर गई, जिसने आराध्या पर गन तान रखी थी और गोली चला दी। ये देखकर वो आगे आई, लेकिन उसे गोली नहीं लगी। उसने आंखें खोलकर देखा तो उसके आगे शौर्य खड़ा था, जिसे गोली लगी थी। गोली की आवाज़ सुनकर सबका ध्यान भी उधर गया। सब उसकी तरफ भागे, लेकिन आयुधिक ने वहां पर ही गन उठाकर सीधा सजीव जी के माथे में एक साथ कई सारी गोलियां चला दी, जिससे वो वही देर हो गया। खून ही खून जमीन पर पड़ा था। ये देखकर अनिरुद्ध, अविरल और उदय जी जम गए। आयुधिक ने शौर्य को हॉस्पिटल ले जाने को कहा तो अभिमन्यु, ध्रुव उसे उठाकर वहां से निकल गए। साथ में कीर्ति और सनाया भी चले गए थे। सनाया को लग रहा था ये सब उसे बचाने की वजह से हुआ है। उसकी हालत भी खराब थी। उसे संभालने के लिए किंजल भी साथ ही चली गई। अब वहां पर आयुधिक, आराध्या, रणविजय, अवनी, मानवी, मानव, मानसी, मनन, अनाया, सूर्यमन मौजूद थे। आयुधिक अनिरुद्ध, उदय, अविरल को देखकर सर्द लहजे में बोला, बहुत गलत किया मेरे भाई पर गोली चलाकर। अब तुम सबको मुझसे कोई नहीं बचा सकता। वो अपनी आस्तीन ऊंची कर उसके करीब बढ़ा। उसे देखकर वो डरने लगे। सूर्यमन, रणविजय, मनन, मानव ने एक घेरा बनाकर तीनों को बारी बारी से मारने लगे। उनकी हालत बहुत खस्ता हो गई थी। वो सब नहीं रुके। आयुधिक ने अनिरुद्ध का हाथ पकड़कर उसके हाथ को मोड़ दिया, जिससे उसकी चीखें निकल गई। उसने लगातार उसके सर को दीवार पर मारा। खून का फवारा निकल गया, जिससे लड़कियों की आंखें बंद हो गई। आयुधिक ने उसे छोड़ा और वहां रखी गन उठाकर आराध्या के करीब आकर बोला, डॉल, ये डर से आंखें बंद करने का वक्त नहीं है, बल्कि अपना बदला लेने का है। आराध्या ने आंखें तो डॉल सुनते ही खोल दी थी। उसने उसे देखा जिसके हाथ में गन थी। ये देखकर उसके दिमाग में बचपन से अभी तक भी इनकी वजह से हुआ गलत याद आ गया। ये देखकर उसकी आंखों में गुस्सा उतर आया। उसने गन ली और अनिरुद्ध पर निशाना लगाया। वो गोली चलाने ही वाली थी, तभी उसे उदय जी दिखे। ये देखकर उसने गन का निशाना उन और कर दिया और कपाते हुए हाथों से गोली चला दी, जिससे अविरल और अनिरुद्ध दोनों एक साथ चीख उठे, पापा। आराध्या गोलियां मारते हुए बोली, आज मेरे मम्मा पापा के कातिलों को सजा मिली है, अब मेरे दुश्मनों की बारी है। वो अनिरुद्ध की तरफ बढ़ी, उसके हाथ पर अपना पैर रखकर मसलने लगी, जिससे अनिरुद्ध की चीखें निकल गई। आराध्या बोली, चीख, जितना तू चीखेगा मेरे दिल को सुकून मिलेगा, उन लड़कियों की आत्मा को सुकून मिलेगा जिसकी इज्जत तूने छीन ली, उनसे उनकी जिंदगी छीन ली। उसने उसके सर पर गन लगाई। वो गोली चलाती तभी आयुधिक ने उसे पीछे से बाहों में भरकर उसकी गन का निशाना अनिरुद्ध की आंखों पर कर दिया और गोलियां चलवा दी। इसी के साथ उसकी आंखों में गोलियां चली गई। वहां से खून के फुवारे निकलने लगे। ये मंजर इतना भयानक लग रहा था कि सब लड़कियों ने अपने चेहरे फेर लिए थे। आयुधिक सर्द लहजे में बोला, मेरी डॉल को इन्हीं गंदी आंखों से देखा था ना, इसलिए ये सजा तो मिलनी थी। आराध्या के खुद के हाथ से ये मंजर देखकर गन गिरती गिरती बची थी, लेकिन उसका डेविल था ना उसका पास उसे संभालने के लिए। आयुधिक ने उसके हाथ में गन लिए हुए ही अविरल की तरफ घुमा, जो अधमरी हालत में जमीन पर पड़ा था। उसे देखकर आयुधिक ने आराध्या के हाथ को पकड़े ही बाकी की बची गोलियां उसके शरीर में उतार दी। उसने तड़पते हुए अपना दम तोड़ दिया था। आज उनके सारे दुश्मनों की मौत हो चुकी थी। आज उनका बदला पूरा हो गया था। आयुधिक ने आराध्या को गोद में उठाया और बाहर की तरफ निकलते हुए बोला, सारी लाशों को इस घर में लाकर इस घर को उड़ा दो। नामो निशान मिट जाना चाहिए कि यहाँ पर कोई घर भी था। वो बाहर निकल गया, उसके पीछे बाकी सब भी आ गए। गार्ड ने वहां पड़ी सारी लाशें उस घर में रखी और वहां पर बम फिट कर दिए। फिर सब गाड़ी में बैठकर थोड़ी दूर ही गए होंगे। एक साथ उन्हें धमाके की आवाज आई। उस घर के चीथड़े उड़ गए थे, जिसे देखकर उन सब के चेहरे पर सुकून उतर आया, लेकिन शौर्य का सोचकर परेशानी दिखने लगी। उनकी गाड़ियां हॉस्पिटल के लिए निकल गई। सब दुश्मनों का अंत हो चुका था। अब इन सब की जिंदगी में खुशियां ही खुशियां थी। शौर्य भी अब ठीक हो चुका था, जिससे सनाया को बहुत खुशी हुई थी। जब उसने उसे खून से लथपथ देखा था तब उसे एहसास हो गया था कि वो उसके बिना नहीं रह सकती, प्यार करती है उससे। उसने बिना किसी फॉर्मेलिटी के ये बात शौर्य को बता दी। शौर्य, जिसके दिल में भी उसके लिए फीलिंग थी, तो उसने भी उसे एक्सेप्ट कर लिया। और ध्रुवा और किंजल, उन दोनों भी एक दूसरे को अपने दिल की बात बता दी। इसलिए सबके साथ इन चारों की भी शादी फिक्स कर दी गई थी, जिससे सबसे ज्यादा आराध्या खुश थी। उसे एक साथ इतनी सारी भाभी जो मिलने वाली थी, और उसकी खुशी देखकर सब खुश हो गए थे। ऐसे ही एक हफ्ता बीत गया था। आज से शादी की सारी रस्में शुरू होने वाली थी, जिसमें सिर्फ फैमिली और क्लोज फ्रेंड शामिल थे, क्योंकि कोई भी सिक्योरिटी को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। एपीएस विलर आज हल्दी की रस्म थी, जिसके लिए सब कपल ने येलो रंग की ड्रेस पहनी हुई थी। सब बहुत प्यारे लग रहे थे।
सबने हल्दी की रस्म खूब एंजॉय की, ऐसे ही हल्दी की रस्म पूरी की थी। दूसरे दिन संगीत था जिसमें सब कपल ने खूब मस्त डांस किया था, लेकिन इसलिए बीच आराध्या को वीकनेस फील हो रही थी, लेकिन वो किसी को बताकर परेशान नहीं करना चाहती थी। ऐसे ही ये फंक्शन भी खत्म हुआ। तीसरे दिन मेहंदी की रस्म थी। सब लड़कियों ने ब्राइडल मेहंदी लगवाई थी, लेकिन आराध्या को छोड़कर, क्योंकि उससे इतने टाइम बैठा नहीं जाता था। ऊपर से मेहंदी की स्मेल से उसे एक बार वॉमिट हो गई थी, इसलिए उसने बहाना बनाकर सिर्फ आयुधिक का नाम अपने हाथ पर लिखा था। लेकिन उसने सब बॉयज से भी जिद की थी वो भी उनके नाम की मेहंदी लगाए। बाकी सब तो आसानी से मान गए थे, लेकिन आयुधिक नहीं मान रहा था। लेकिन अपनी डॉल की जिद के आगे उसे भी झुकना पड़ा। उसने भी अपनी डॉल का नाम अपने हाथ पर लिखवाया था। ऐसे ही ये रस्म भी पूरी हुई। आज शादी का दिन था। आराध्या घूम घूम कर सारी तैयारी चेक कर रही थी। इस बीच उसे खाने का भी कोई होश नहीं था, लेकिन आयुधिक के होते हुए ये नहीं हो सकता था। वो उसे जबरदस्ती उसने उसे खाना खिला दिया था। फिर वो काम करने लगी। गार्डन में 6 मंडप बहुत खूबसूरत तरीके से सजे हुए थे, क्योंकि आज सभी कपल की शादी एक साथ जो होनी थी। आराध्या ने व्हाइट कलर का लहंगा पहना हुआ था, उस पर रेड कलर का दुपट्टा कैरी किया हुआ था। अपने लंबे बालों को हल्का कली कर उसमें मांग टीका सेट किया हुआ था। कानों में मैचिंग झुमका, गले में बड़ा सा हार और छोटा सा मंगलसूत्र, हाथों में चूड़ियां, पैरों में पायल। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। और आयुधिक, उसने भी व्हाइट कलर का स्टाइलिश कुर्ता पेजमा, पैरों में जूते, जेल से सेट किए बाल, वो भी बड़ा हैंडसम लग रहा था। कीर्ति ने रेड कलर का ब्राइडल लहंगा और हैवी ज्वेलरी, मेकअप, और सूर्यमन ने रेड कलर की शेरवानी, दोनों बहुत प्यारे लग रहे थे। अवनी ने रॉयल पर्पल कलर का ब्राइडल लहंगा और हैवी ज्वेलरी, मेकअप, और रणविजय ने भी पर्पल कलर की शेरवानी, दोनों बहुत प्यारे लग रहे थे। मानसी ने पिंक कलर का ब्राइडल लहंगा और हैवी ज्वेलरी, मेकअप, और मनन ने पिंक कलर की शेरवानी, दोनों बहुत प्यारे लग रहे थे। सनाया ने लाइट ब्लू कलर का ब्राइडल लहंगा और हैवी ज्वेलरी, मेकअप, और शौर्य ने लाइट ब्लू कलर की शेरवानी, दोनों बहुत प्यारे लग रहे थे। अनाया ने रॉयल डार्क ब्लू कलर का ब्राइडल लहंगा और हैवी ज्वेलरी, मेकअप, और शौर्य ने रॉयल डार्क ब्लू कलर की शेरवानी, दोनों बहुत प्यारे लग रहे थे। किंजल ने पिस्ता कलर का ब्राइडल लहंगा और हैवी ज्वेलरी, मेकअप, और शौर्य ने पिस्ता कलर की शेरवानी, दोनों बहुत प्यारे लग रहे थे। मानवी ने ग्रे कलर का लहंगा, मेकअप, ज्वेलरी, और मानव ने ग्रे कलर की शेरवानी में, वो दोनों भी बहुत प्यारा लग रहे थे। सब कपल की गार्डन में एक साथ एंट्री हुई और मंडप में बैठाया गया और उनकी शादी की रस्में शुरू हुई। इस बीच आराध्या को इस बीच चक्कर आ रहे थे, लेकिन वो अपने चेहरे पर जाहिर नहीं करना चाहती थी, क्योंकि आयुधिक उसके पास ही बैठा था। अगर उसे पता चला तो सबको पता तो चल ही जाएगा, जिससे उनके स्पेशल डे खराब हो जाता, जो वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। इसलिए शांति से बैठी सामने देखती रही। धीरे धीरे सारी रस्में ही गई कस्मों, वादों, सिंदूर, मंगलसूत्र, अग्नि को साक्षी मानकर वो 6 कपल एक दूसरे के हो गए थे। पंडित जी की आवाज गूंजी, शादी संपन्न हुई। आराध्या, जो अब तक खुद को संभाले खड़ी थी, उसकी आंखें बंद हो गई। वो बेहोश होकर नीचे गिरने को हुई, लेकिन आयुधिक ने उसे संभाल लिया। वही सबका ध्यान भी उस तरफ गया, जिससे सब लोग जल्दी से मंडप से उठकर नीचे की तरफ आए। आयुधिक आराध्या को उठाकर विला के अंदर लेकर चला गया। बाकी सब भी पीछे पीछे भागे। आयुधिक आराध्या को लेकर रूम में आया। उसने उसे बेड पर लेटाया और कीर्ति को उसे चेक करने को कहा। कीर्ति ने जल्दी से आराध्या को चेक करने लगी। इस बीच सब उस रूम में मौजूद थे। सबके चेहरे पर परेशानी झलक रही थी। कीर्ति, जो आराध्या को चेक कर रही थी, इस बीच उसके हाव भाव बदल रहे थे, जिसे देखकर आयुधिक सर्द आवाज में बोला, क्या हुआ डॉल को? कीर्ति ने आयुधिक को देखा और बारी बारी सबको देखकर बड़ी सी मुस्कान लेकर बोली, आरू प्रेग्नेंट है। ये सुनकर आयुधिक जम सा गया। क्या उसने कहीं गलत तो नहीं सुन लिया? वही बाकी सबके भी यही हाल थे। सूर्यमन कीर्ति से बोला, क्या बोला तुमने? कीर्ति खुशी से बोली, आरू प्रेग्नेंट है, हमारे घर नन्हा मेहमान आने वाला है। सब लोग ये सुनकर खुशी से एक दूसरे के गले लग गए। उन्हें किसी के करहाने की आवाज आई, जिससे सबका ध्यान आराध्या पर गया। जिसे होश आ रहा था, उसका हाथ अपने सर पर था। ये देखकर आयुधिक उसके पास आया और बोला, डॉल। आराध्या ने आंखें खोली और सामने आयुधिक बैठा दिखा। उसकी नज़र बाकी सब पर भी गई, जिनके चेहरे पर खुशी झलक रही थी, जिसे देखकर उसे कुछ समझ नहीं आया। वो बेड से उठने लगी। आयुधिक ने उसे सहारा देकर बैठाया। आराध्या उदासी से सबको देखकर बोली, आई एम सॉरी, हमारी वजह से आप सब परेशान हो गए। कीर्ति बोली, आरू उदास नहीं होते, बल्कि तुम्हारी वजह से तो हमें हमारे इतने खास दिन इतनी अच्छी खबर मिली है। आराध्या कंफ्यूजन से बोली, मतलब? ये सुनकर सब आयुधिक को देखने। आयुधिक आराध्या के चेहरे को अपने हाथों में भरकर बोला, डॉल यू आर प्रेग्नेंट। आराध्या उसे एकटक देखने लगी। क्या उसने जो कहा वो सच कहा है? आयुधिक ने हमें गर्दन हिला दी। आराध्या खुशी से उसके गले लग गई। सबके सब भी खुशी से अपनी अपनी पार्टनर के गले लग गए। आराध्या आयुधिक के गले लगे ही बोली, हम मम्मा, आप पापा बनने वाले हो, हम प्रेग्नेंट हैं। उसकी खुशी उसके बोलने के लहजे में ही झलक रही थी। आयुधिक ने उसे खुद से अलग किया और बोला, थैंक यू डॉल, इतनी बड़ी खुशी देने के लिए। आई लव यू सो मच डॉल। उसने उसके सर पर अपने होठ रख दिए।
सबका पल हुटिंग करने लगे, जिससे अयुधिक और आराध्या एक दूसरे से अलग हुए। आराध्या ने सबको देखा, बारी बारी वो सब उसे मुबारकबाद देने लगे। अपने अलग अलग सफ़र को तय कर कर मिले थे ये अपनी मोहब्बत से कहा। एक बेरहम अयुधिक जो अपनी डॉल के आने से उसके लिए बदल गया, उससे बेइंतहा मोहब्बत करने लगा। वो उस माफिया की मासूम मोहब्बत बन गई जिस पर वो अपनी जान वारता है। बाकी सबको भी उनकी हमदर्द मिले जो एक दूसरे को समझते थे, हर मुश्किल और परेशानी में साथ खड़े रहते हैं। सबका प्यार मुकम्मल हो गया था, जिसमें ना अब कोई बदला था ना कोई दुश्मन था। अब उनकी जिंदगी में सिर्फ उनका प्यार था, उनका सुकून, उनकी मोहब्बत उनके साथ उनकी हमदम बनकर खड़ी थी।